ओके नाउ, अब यहाँ पर आप देखें कि अभी तक आप इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ब्रेन स्टेम अभी तक देख चुके हो। न्यूरल ट्यूब का एक अंदाज़ा हो चुका है आपको कि इस न्यूरल ट्यूब ने पहले एक लंबा सिलेंड्रिकल एक पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया हुआ है पहले से ही, स्पाइनल कॉर्ड, और उससे ऑनवर्ड हम लोग ब्रेन स्टेम में 180 डिग्री पर हम ऊपर चलते रहे हैं और हमने मेडुला ऑब्लांगेटा क्रॉस किया, पोन्स क्रॉस किया, मिड ब्रेन तक हम आ गए और इसका नाम हमने डाला ब्रेन स्टेम। और इस रास्ते में पोन्स के बिहाइंड पर हमें एक बहुत बड़ी स्टेशन, बहुत बड़ा एक कंपोनेंट मिला, उसका नाम है सेरिबेलम। उसको हमने बाईपास किया है फिलहाल, और हम इंटर हो गए हैं अब, बल्कि इंटर होने जा रहे हैं अब एक और कंपोनेंट में जो है यकीनन फोर ब्रेन, क्योंकि सेरिबेलम बिहाइंड ब्रेन का हिस्सा था। मिड ब्रेन छोटा सा कनेक्टिंग स्टाक है एक तरह से, जो कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रम यानी आपके फोर ब्रेन को आपके मिड ब्रेन आपके हाइंड ब्रेन के साथ। अब इस फोर ब्रेन में इस वक्त हम टारगेट बना के बैठे हुए हैं, और फोर ब्रेन आपको दूर से जब आप ब्रेन देखेंगे तो ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि आपको नज़र ही फोर ब्रेन आएगा, जब तक आप इसको नीचे से उठा के आप अपने हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को देख न लें। फ्रंट से तो तकरीबन सारा यही नज़र आएगा। तो ऑलमोस्ट यूँ समझ लिए कि देखा जाए को 70 to 80% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ इज एक्चुअली योर फोर ब्रेन। और उस फोर ब्रेन के अंदर जो चीज़ आपको इस वक्त विजिबली नज़र आ रही है वो है ये स्फीयर जो है, जिसको हम सेरिब्रल स्फीयर कहेंगे, जिसके दो हिस्से होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जिसमें हमें पहले से ही पता है कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट ऑफ द बॉडी एज फार एज योर मोटर एक्टिविटी इज कंसर्न और इवन योर सेंसरी एक्टिविटी इज कंसर्न, एंड लेफ्ट इज कंट्रोलिंग द राइट ऑफ द बॉडी। आपकी सारी जितनी भी सेंसरी सिग्नल्स होते हैं वे फाइनली अगर लेफ्ट के होंगे तो राइट पे पहुंचेंगे और राइट के होंगे तो लेफ्ट पे पहुंचेंगे। तो इसलिए जो भी जिस किस्म की भी कोई डिजीज होगी अगर राइट की होगी तो फिर जो आपकी अल्टर्ड सेंसेशन होगी या लॉस ऑफ सेंसेशन होगी वो अपोजिट साइड होगी। और ये जब आप यहां पर देखते हो तो ये पूरा जब आप फोर ब्रेन इस वक्त आपके साथ है तो आप इस फोर ब्रेन को आप थोड़ा सा कंपेयर करो जैसे एक अंडा है जिसको हमने बॉयल किया है, उसको बॉयल करने के बाद हमने निकाला, उसका शेल तोड़ा, समझ लो कि आपने कैलवेरिया को ओपन किया है, कैविटी में अंदर आ गए। अंदर जब आएंगे तो आपको फ्रॉम ऑल साइड्स वाइट ही वाइट नजर आएगा, लेकिन हमें पता है कि ये सिर्फ वाइट नहीं है, अंदर एक छोटी सी और भी है रियलिटी, जो उसका अंदर का येलो है छोटा सा। फोर ब्रेन की हकीकत तकरीबन ऐसी वैसी है, तकरीबन ऐसी है। वहाँ वाइट और येलो का रेशो बहुत ज़्यादा है, यूँ समझिए येलो भी ऑलमोस्ट 30% तो होगा ही, वो 70% वाइट होता है। यहाँ इसके अंदर का जो कोर है जो उसके येलो के बराबर है और जो सराउंड कर रहा है फ्रॉम ऑल साइड्स वो उसके वाइट के बराबर है। तो जो वाइट है वो सेरिब्रम है, और जो अंदर फंसा हुआ है येलो जैसा, जो यहाँ येलो तो नहीं है ज़ाहिर है, मैं येलो से उसकी सिर्फ मुशाबहत कर रहा हूँ, उसका नाम है डायनसेफलॉन। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जब आप वाइट देखते हो तो एक तरफ से येलो की शेड नज़र आती है आपको, बाकी तरफ से नहीं आती, जिससे जाहिर ये होता है कि वो येलो सेंटर में नहीं होता, एक्सेंट्रिक होता है, थोड़ा सा एक साइड पर पुश्ड होता है। यानी आप अगर उसको इस तरीके से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दूं, ये भाई ये है ऐसा, तो उसके अंदर जो येलो है वो सेंटर में नहीं है, यहाँ पर वो अमूमन ऐसे ऐसे यहाँ होता है, तभी तो उसकी शेड फील आपको नजर आती है। तो इट विल बी एक्चुअली लाइक आप तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे, तो येलो इज एक्चुअली लाइक दिस। और अब येलो कैसे, तो आप क्या करें, उस येलो को डाउन करें, डाउन रखें, उस अंडे के येलो को डाउन रख के आप अपनी हथेली पे रख दें। डायनसेफलॉन में पोजीशन, तो डायनसेफलॉन में पोजीशन जो है वो इस तरीके से यहां पर होती है, यानी डायनसेफलॉन की पोजीशन सेरिब्रम में इट्स लाइक दिस। लेकिन पोजीशन ऐसे भी नहीं है, माना वो सेंटर में नहीं है पहले तो, दूसरा ये सेंटर में ही नहीं बल्कि आप यहां पर देखोगे अगर उसको, तो डायनसेफलॉन को सेरिब्रम फ्रॉम ऑल साइड्स सराउंड कर लेगा एक्सेप्ट इट्स इंफीरियर साइड, इंफीरियर एस्पेक्ट पर।
वहां से वो विजिबल है। जैसे येलो विजिबल नहीं होता है, वैसे शेड नजर आती है आपको, ट्रांसलूसेंट होता है, लेकिन विजिबल यहां विजिबल है। इसका मकसद है कि इंटैक्ट सेरिब्रम के अंदर जो विजिबल पार्ट ऑफ विजिबल एस्पेक्ट ऑफ द डायनसेफलॉन है वो इंफीरियर है। बाकी वो सारे हर जगह से, हर तरफ से, माने एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली एंड लेटरली, इट इज टोटली एम्बेडेड बाय द सेरिब्रम है। तो वो सेरिब्रम में एम्बेडेड होता है। ये वाला जो हिस्सा है, जो नीचे वाला, ये सेरिब्रम के इंटैक्ट सेरिब्रम में भी ये विजिबल होता है इसका डायनसेफलॉन का। तो डायनसेफलॉन की लोकेशन देख लो पहले। और आपको पता है कि ये डायनसेफलॉन की जो लोकेशन यहां पर आपने देखी, दिस वन, तो इस डायनसेफलॉन की लोकेशन में जब नीचे से आया था ब्रेन स्टेम और उससे भी नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड और ये सारी चीजें इस तरीके से, न्यूरल ट्यूब तो सीधा था, लेकिन जब आपके डायनसेफलॉन के साइडों से बड्स निकली और एक्सटेंशंस मिली और आपने वहां पर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बड निकाले, और वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बड इतने बढ़ गए कि उसने पूरे डायनसेफलॉन को फ्रॉम ऑल साइड से दफन ही कर दिया एक तरह से। लेकिन जहां से उसकी इंफीरियर सरफेस है वो अभी भी विजिबल है। आपने देखा था यहां पर, लास्ट टाइम आपको बताया भी था, जब मेरा ख्याल है जब हम इसकी डेवलपमेंट कर रहे थे, तो आप देखिए अगर ये डायनसेफलॉन यहाँ पर ये ऐसा है और यहाँ पर अपने मिड ब्रेन देखा, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमें पता है कि ये डायनसेफलॉन जो है, जहाँ इसकी अपनी केविटी है, ये आपके वेंट्रिकल है वगैरह वगैरह, तो डायनसेफलॉन बेसिकली इस डायनसेफलॉन से ही, इस साइडों से इसके जो वेंट्रिकल है अंदर जो डायनसेफलॉन का, अब डायनसेफलॉन का वेंट्रिकल का मकसद क्या है, थोड़ा समझ लें कि डायनसेफलॉन का ओवरऑल शेप क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, क्या कंपोजिशन है इसकी। इसको समझाने के लिए मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता हूं। जैसे आपका ये देखें, एक हाथ है, लेफ्ट हैंड है, भले ये हैंड हो, नाम उसका हैंड हो, लेकिन हैंड के कंपोनेंट्स देखो कितने हैं। 8 तो इसके कार्पल्स हैं, 5 इसके मेटाकार्पल्स हैं, 13। फिर पता चलेगा कि इसके कोई 14 इसके फेलेंजीज हैं, 27 बोन्स आपस में जुड़ के तब जाके एक यूनिट क्रिएट होता है, उसका नाम आप डालते हैं हैंड। सेम इज द केस इन द डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन एक अम्ब्रेला है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे कंटेंट्स जुड़ के डायनसेफलॉन बनाते हैं। यानी जैसे हैंड 27 बोन से मिलके बना है, वैसे डायनसेफलॉन भी कोई 8, 10, 5, 7 स्ट्रक्चर से, या यूं समझ लो चलो 4 मेजर प्रोविंसेस से मिलके बना है। जैसे एक कंट्री होती है ना, जैसे पाकिस्तान है, 4 प्रोविंस से मिलके बना है, लेकिन हर प्रोविंस के अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट्स भी तो होते हैं ना। लेकिन चलो डिस्ट्रिक्ट को बाद में देख लेते हैं, पहले इन 4 प्रोविंस को जोड़ते हैं फॉर एग्जांपल मिला के। ऐसे नहीं कि 27 हैंड की, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वो आप इस तरीके से बनाएंगे। आपका एक साइड का डायनसेफलॉन का एक हाफ हो गया, क्योंकि डायनसेफलॉन एक बायलेटरल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब आपका एक हाथ हो गया, दूसरा हाथ दोबारा ले आए इधर से 27 स्ट्रक्चर्स का बना हुआ, इन दोनों को आपस में जोड़ें ऐसे। अब आप जोड़ेंगे, जब उसको जोड़ें जरूर, लेकिन उनके जो मीडियल सरफेसेस हैं किसके, डायनसेफलॉन के, उसके अपने हाफ के, इन मीडियल सरफेस को टच ना करवाएं आपस में, ऐसे गैप छोड़ें। जो गैप छोड़ेंगे आप अंदर, तो अंदर जब आप हाथ डालेंगे तो ये गैप क्या होगी, ये गैप खासी वाइडर गैप होगी। वाइडर का मकसद है कि खासी लॉन्गर होगी, वाइडर नहीं है, मतलब इसकी विड्थ ऐसी नहीं है कैसे, ये स्लिट की तरह है, तो वाइड इतनी नहीं है, लेकिन लेंथ में तो अच्छी खासी होगी ना। कितनी होगी लंबी, जितना खुद ये डायनसेफलॉन लंबा होगा। ये जो अभी आपने यहां पर जो स्लिट लाइक गैप देखी है, इसका नाम है वेंट्रिकल, और ये है थर्ड वेंट्रिकल। तो डायनसेफलॉन के 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, 4 प्रोविंसेस चलो हों, जैसे एपिथेलेमस समझ लो, जैसे थैलेमस एक प्रोविंस, हाइपोथैलेमस दूसरा प्रोविंस, एपिथैलेमस तीसरा प्रोविंस, सबथैलेमस चौथा प्रोविंस, फिर उनके अंदर कुछ और जिनके डिस्ट्रिक्ट्स छोटे छोटे, ये वो बात की बात है। ये 4 इधर से 4 इधर से, जब आप इस तरीके से मिला के लाएंगे ऐसे, तो टच नहीं किया जाएगा उनको, क्योंकि उनके मीडियल सरफेस आपस में टच नहीं करेंगे। और अगर मीडियल सरफेस आपस में टच नहीं करेंगे
जिससे जाहिर हुआ कि थर्ड वेंट्रिकल क्रिएट हो चुका है। और आप जब थर्ड वेंट्रिकल के अंदर हैं तो इस थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आप अगर उसकी एंटीरियर साइड पर देखें तो इसकी एंटीरियर वाल होगी, पोस्टीरियर से देखेंगे तो पोस्टीरियर वाल, ऊपर देखेंगे तो रूफ, नीचे जाएंगे तो फ्लोर, साइड से देखेंगे तो लेटरल वाल्स, लेटरल वाल्स, लेकिन उसकी मीडियल वाल नहीं होगी। रूम की होती है क्या मीडियल वाल? ये 2 लेटरल वाल होती हैं, इंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, रूफ और फ्लोर होता है। 6 वाल्स होती हैं, ये 6 वाल से, तो ये 6 वाल से मिलकर आपका डायनसेफ्लॉन बना हुआ है, जिसका आधा एक साइड से आ रहा है और सिमेट्रिकल आधा है मिरर इमेज की तरह ऐसे में। लेकिन जब ये से जुड़ते हैं तो जब आप एक डायनसेफ्लॉन का आधा सिमेट्रिकली एक साइड ही पढ़ोगे जाहिर है, तो इसका मकसद है कि जब थैलेमस होगा तो थैलेमस एक होंगे कि 2 होंगे? 2। और हाइपोथैलेमस भी 2, सब 2 होंगे, सब थैलेमस भी 2 तो आप एपिथैलेमस भी 2। तो ये इस तरीके से यहां पर होंगे। लेकिन ये जो हमने 2 हाथों को आपस में मिलाया है, तो आप इन 2 हाथों को मिलाएंगे तो ये 2 हाथ ये डायनसेफ्लॉन बनने जा रहा है। और कैविटी एक तरह से हम डायनसेफ्लॉन क्या बना रहे हैं, हम एक तरह से रूम बना रहे हैं, रूम की वाल्स क्रिएट कर रहे हैं। उस रूम का नाम है थर्ड वेंट्रिकल। वो थर्ड वेंट्रिकल में इस वक्त वाल बना रहे जा रहा हूं, ये 2 में वाल्स लेके आ रहा हूं। कम से कम इतना तो तय हो गया कि उसकी 2 वाल्स तो बनने जा रही हैं। कौन सी 2? लेटरल, ठीक है। लेकिन मैं यहां आते आते इन 2 हाथों के इंफीरियर साइड पर ये भी मिला लूं अगर तो तीसरी वाल भी हो गई। कौन? फ्लोर, समझ गए? फ्लोर भी हो गया। अब जो नहीं हो सका है वो इसकी इंटीरियर वाल है, वो इसकी पोस्टीरियर वाल है, वो इसका रूफ है। ये क्रिएट नहीं हो सके, ये बन नहीं सके हैं, लेकिन बनाना तो जरूर है। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप रूम बनाने के लिए आप ये बना दें और 2 वाल्स बना के उसमें रहना शुरू कर दें। आपको आगे भी चाहिए, पीछे भी चाहिए, और ऊपर से टेंट भी चाहिए। छत ना भी बनाए तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना, टेंट ही बना दे चले, छत नहीं बनने तो हम यहाँ पर इस तरीके से जब 6 वाल्स बना देंगे तो कैविटी क्रिएट हो जाएगी और उसमें हम सीक्रेट करना शुरू कर देंगे CSF। और जब CSF सीक्रेट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है इसकी वाल जो अंदर वाली हैं उनको एपेंडाइमा लाइन करेगा, क्योंकि CSF जिसको टच करेगा वो एपिथेलियम होगा, और एपिथेलियम यहाँ होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं होगा एपिथेलियम तो ये थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये तो फिर न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स को कोई टच करेगा ये तो हो ही नहीं सकता। न किसी मसल को टच किया जा सकता है, न न्यूरॉन्स को, न कनेक्टिव टिश्यू को। अगर किसी को सरफेस है तो वो एपिथेलियम है। तो यहाँ पर एपिथेलियम आप सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आप यहाँ पे लगा देंगे और उसका नाम पड़ जाएगा क्या? एपेंडाइमा। वो तो होगा ही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस तरीके से यहाँ पर, चलो मैं ये वाल बनाऊंगा थोड़ी देर में, ये क्लोज तो हो जाएगा, लेकिन जहां जो CSF आएगा वो निकलेगा कहां? क्योंकि मुझे क्या करना है, इस CSF को ड्रेन करना है इनटू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब सेरेब्रल एक्वेडक्ट को मैं ड्रेन करूं अगर, तो क्या कहते हो, किस वाल से मैं सुराख करके उसको ड्रेन करूं? फ्लोर पे, यहां से। देखो कैसे है। जिस वक्त बन रहा था ब्रेन स्टेम और न्यूरल ट्यूब जब बन रहा था, तो ये जो डायनसेफ्लॉन था ये ब्रेन स्टेम के साथ क्या 90 डिग्री के एंगल बना रहा था कि 180 की? 180 सीधा था ना। लेकिन जब ब्रेन वेसिकल्स बने तो नीचे वाले 2 वेसिकल्स जो है वो तो आपके ब्रेन, आपके स्पाइनल कार्ड के साथ स्ट्रेट रहे थे, लेकिन ये डायनसेफ्लॉन जो है क्या ये स्ट्रेट रहा कि हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड हो गया? वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होने की वजह से ये टर्न आ गया, कैसे? कर्व आ गई। ये आपने कर्व सब देखी है और हमने डेवलपमेंट के दौरान हम देखेंगे इस किस्म के कर्वेचर्स। चलो वो कर्वेचर्स आपने ये फ्लेक्चर देखा, ऐसे देखा। अगर यहां आपने देखा है, अब मुझे बताओ कि वो जो वेंट्रिकल ऐसे सीधा था अब सीधा रहा है कि 7 की तरह 90 डिग्री के एंगल पे आ गया? अगर 90 डिग्री के एंगल पे आ गया है तो अब इसकी ड्रेनेज जो होगी, सही मानों में अब इसकी ड्रेनेज कहां से हो रही होगी? पोस्टीरियर वाल से। वो पोस्टीरियर वाल से हो रही है, क्योंकि ऐसे था तो आप तो ऐसे गए थे, लेकिन जब ऐसे हो गया तो पोस्टीरियर वाल से। तो इसका मकसद ये हो गया कि आपको 3 वाल्स नहीं मिली हैं जो बनानी है आपको। आगे की वाल भी बनाते हैं, पीछे ऊपर की भी बना देते हैं, लेकिन जब पीछे आएंगे तो क्या वाल मुझे बनानी चाहिए कि मैं छोड़ दूं उसको ताकि CSF बह जाए? छोड़ूं कि नहीं? छोड़ना चाहिए। क्या पूरा छोड़ दूं या आधा मुझे अभी भी ब्लॉक करना होगा? आधा ब्लॉक करना होगा, क्योंकि आप ऐसे पूरा कैसे खोल सकते हैं?
ऐसे थोड़ी ना बहाना है। और आगे से आप डक्ट में ड्रेन करने जा रहे हो, और डक्ट जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, डक्ट छोटी होती है, तो तुम सारा पूरा का पूरा पोस्टीरियर वाल कैसे खोल के रखोगे? इसका मकसद है कि आधे से ज्यादा वाल तुम यहां पर बंद करनी होगी, तो बाकी आधी खुली रखो, कोई मसला नहीं। अब वो डक्ट जो है वो उसके साथ फिट कर दो। ये छठी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके मिड ब्रेन की कि गेट इट्स सेरिब्रल डक्ट कनेक्टेड टू द posterior wall of the diencephalon or the third ventricle though to actually collect the CSF and drain it into caudally into the fourth ventricle. इससे पहले आप इसकी 5 जिम्मेदारियां देख चुके हो। एक सेरिब्रल पेडिकल का खुलना और उसके क्रस सेरिब्री, सबस्टेशन नाइग्रा और टेगमेंटम का हैंडओवर होना या टेक ओवर करना। फिर टेक्टम से निकलते हुए 2 ब्रेकिया के पेयर्स, सुपीरियर ब्रेकियम और इंफीरियर ब्रेकियम, टू गेट कनेक्टेड हियर टू the most posterior bulged nuclei of the diencephalon, precisely thalamus, geniculate bodies, उनके साथ उनका कनेक्ट होना। 5 रिस्पॉन्सिबिलिटियां, और अब ये छठी। ये मिड ब्रेन को छोटा ना समझो, ये छोटा है, लेकिन इस छोटे ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें हैंड ओवर की हैं। असेंडिंग ट्रैक्स हैंड ओवर किए हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स जो हैं वो लिए हैं, और अब CSF को रिसीव कर रहा है। और इन सारी कोशिशों में उसकी मेन कोशिश क्या है कि डायनसेफलॉन जो बड़े मुश्किल से जुड़ के एक सिस्टिक स्ट्रक्चर बना है वो डिसरप्ट ना हो, क्योंकि अगर यही सीधा रहता तो उसको फाड़ के ना रख देता, तो ऐसे फाड़ देता उसको। वो जाके इसको ट्रेवल करने के बाद अगर स्प्लिट हुआ तो क्या स्प्लिट हुआ, इससे पहले तो उसने डायनसेफलॉन को फाड़ के रख दिया। तो उसने क्या किया, पहले खुद टूटा है, आगे से टूटा है इस तरीके से, सेरिब्रल डक्ट को उसने डाला है, और पीछे टेक्टम से 2 ब्रेकिया उठाए हैं। मिड ब्रेन आपको इन 6 तरीकों से फोर ब्रेन के साथ ऐसे कनेक्ट होता है। अब इसको जब आप यहां पे देखोगे तो मैंने बताया कि ये सारी सिलसिला आप देख रहे हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इस तरीके से डेवलप हुआ है, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आप अगर यहां सेरिब्रम, ये आपने डायनसेफलॉन देखा, ये इसका थर्ड वेंट्रिकल है अंदर, तो थर्ड वेंट्रिकल से यहां से बड निकले थे, यहां से, तो बड यहां से निकले तो अकेले यहां से कि मटेरियल उसके साथ भी, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर उसके साथ चलेगा। ये क्या है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। आपने से ये कैसे है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं ना, और ये और ग्रो करेंगे, ये और इतने, और ये भी ऐसे ही। अब क्या सिर्फ इनका ग्रे और व्हाइट ग्रो करेगा, क्या वेंट्रिकल भी करेंगे? ये इसके वेंट्रिकल्स, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 2 वेंट्रिकल्स, ये हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल किसमें ड्रेन कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना, किसमें, थर्ड वेंट्रिकल में। कहां से भी, जहां से निकले हैं। ऐसा ही होती है ना, ड्यूडिनम से जब बड निकलती है और वो जाके लिवर बनाती है, तो क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं वो जो पहले बड निकलती है, उसके बाद खिंचाव ऐसे आता है, खिंचाव होता है तो कैनालिक्युलर बन जाती है, तो बाइल डक्ट नाम डाल देते हो। कहां से निकली, ड्यूडिनम से। तो फिर लिवर किसमें ड्रेन करेगा भाई, किसमें ड्रेन करेगा, जहां से निकला है वहीं ड्रेन करेगा ना, वही ड्रेनेज होगी ना, जाहिर है उसकी। तो यहां पर भी ये जो निकला है ऐसे बड, तो बड जब वो उसके अंदर के वेंट्रिकल जब CSF क्रिएट करेंगे, जो वहां से सीक्रेट होगी, तो वो सीक्रेट होके कहां आएगी, थर्ड वेंट्रिकल में, फ्रॉम आइदर साइड्स। और कहां से निकली थी, जहां से निकली है, और निकली भी कहां से, बट ऐसे इंटीरियरली निकली है, क्योंकि जब ये ऐसे ऊपर होगा तो सुपीरियरली निकली होगी ना, बट ये तो बाद में ऐसे टर्न हुआ है। एक्चुअली इसकी जो टर्निंग हुई है ना, ये हुई सेरिब्रम की ग्रोथ की वजह से, वरना आज सेरिब्रम ना होता ना तो डायनसेफलॉन सीधा होता ऐसे। ये उसकी ग्रोथ की वजह से उसको खींच के ऐसे लाया है, यानी 2 बेटे जैसे ग्रो किया, क्योंकि आपका डायनसेफलॉन, क्योंकि आपको सेरिब्रम के जो हेमिस्फीयर्स है, जाहिर है उसका कार्टेक्स बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, ऊपर ऐसे ऐसे कैसे जाएगा, उसको आगे से हॉरिजॉन्टली उसको ऐसे कर, जब ऐसे करेंगे तो जिसमें से वो निकला है क्या वो सीधा रहेगा कि वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसलिए उसकी 7 की तरह उसका परपेंडिकुलर इस तरीके से यहां पर गया है। तो एंटीरियर लिमिट से 2 वेंट्रिकल्स जो है वो आपके डायनसेफलॉन के थर्ड वेंट्रिकल में एंड करते हैं, और अपनी CSF वहां डालते हैं। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे अपनी फिंगर पास करो इसमें, या लेटरल वेंट्रिकल से यहां पास करो, तो वो जो
छोटा सा फोरामेन क्रिएट होगा, इसका नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। एक नहीं होता, दो होते हैं ज़ाहिर, एक इस तरफ से एक इस तरफ, एक पढ़ लो सिर्फ। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना, जिसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, एक उसका नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। मोनरो नाम है साइंटिस्ट का, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। अब आप देखिए सीएसएफ की सर्कुलेशन जितनी भी है, उसकी ड्रेनेज से लेके ऑनवर्ड उसकी वेंट्रिकुलर सिस्टम तक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया होगा इससे भी। दो लेटरल वेंट्रिकल्स जो दरअसल सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कैविटीज हैं, वहां ये सीक्रेट होता है, तैयार होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वहां से सीक्रेट होकर वो कैविटी में आएगा और वहां से ड्रेन होता हुआ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना ऑफ मोनरो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, जहां और ऐड होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ही तो बनता है ये। और फिर इस थर्ड वेंट्रिकल के बैक साइड से उसके लोअर पोर्शन से जो छोटी सी सुराख खुली हुई होगी, उससे ये इंटर होके सेरिब्रल एक्वेडक्ट में आएगा, जो आपको पता है कि कार्डली ज्वाइन कर देती है फोर्थ वेंट्रिकल को। और फिर फोर्थ वेंट्रिकल में और ऐड होगा, और उसके बाद ये डाउन जाएगा किसमें? सेंट्रल कैनाल ऑफ द मेडुला ऑफ देन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, टिल के लास्ट मोमेंट पे, लास्ट जगह पे होगा। वो थोड़ी सी बल्जिंग होती है, लगे हाथ, उसको भी वेंट्रिकल कह देते हैं, हालांकि वहां कोई सिक्रीशन एज सच नहीं होती, इसका नाम है टर्मिनल वेंट्रिकल। उसको हम फिफ्थ वेंट्रिकल नहीं कहते, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेंट्रिकल। जो आपके बिल्कुल लास्ट, वो जो कॉनस मेडुलरिस वाली एरिया होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड की, उसके सेंट्रल कैनाल के अंदर बल्जिंग होती है, छोटी सी, थोड़ा सा वाइडर होता है, उसको टर्मिनल वेंट्रिकल कहते हैं, नॉट द फिफ्थ वेंट्रिकल, क्योंकि वहां सीएसएफ नहीं बनता। और ये सारी चीजें जब आप यहां पे देखोगे तो इनको देखने के बाद एक आइडिया आपको हो गया कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है। लेकिन हमें पता है कि ये सीएसएफ वेंट्रिकल्स में ही रन नहीं करता। ये पानी जो है आपका ड्रेनेज वाला पानी, जो गंदा पानी जो होता है अंदर अंदर हमारे ड्रेनेज लाइनों में ही ड्रेन नहीं करता, किसी न किसी जगह पर हम सुराख करके इसको बाहर की नालियों में जरूर फेंकते हैं। फेंकते कि नहीं? ज़ाहिर फेंकेंगे। और उस जगह पर हमारे घर के आखिरी दीवार पर एक सुराख होता है, लास्ट वाला, जो बाहर गटर में आ जाता है, और गटर के बाद नालियां होती। तो ये घर के अंदर के घर के बाहर, माने जो अंदर है सिलसिला आपका ड्रेनेज सिस्टम, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टम। लेकिन एक जगह पर, जिस जगह से ये सुराख है, उससे आपने बाहर फेंक दिया, तो बाहर नालियों में, आपके घर के बाहर की नालियों में वो जो ड्रेन करेगा, वो सिस्टम अंदर नहीं है, बाहर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर। और स्पेस में जहां बाहर होगा वो बिटवीन द मेनिंजीज है। वो मेनिंजीज है कौन सी? वो मेनिक्स है, जो आपका इनर मोस्ट जो टच करता है आपके सरफेस को, वो पायोमीटर है। उसके बाद एरिकनॉइड मेटर। तो सबएरिकनॉइड स्पेस में पहुंचाना इसको है हर हाल में। नेचर ने एक नहीं, नेचर ने 3 सुराख दिए हुए हैं इसके लिए, क्योंकि एक अगर दे देती नेचर और यहां से ड्रेन हो रहा होता सीएसएफ, वो खुदा न खास्ता कोई इन्फ्लेमेशन हो गई और वहां पर कोई फिब्रिनोजन वगैरह हो गई और वो हो गई क्लॉट और हो गया रास्ता बंद, तो खेल खत्म समझो। तो इस बंदे की कहानी खत्म समझो आप। कि उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, और जब ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो अंदर के वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, और जैसे पानी जमा होना शुरू हो जाएगा तो वो कैविटी जो है वो एक्सपेंड होगी, प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा तो वाल पे ही तो आएगा ना प्रेशर। और वो वाल कोई वाल है, कोई हमारी कोई ईंटों की वाल तो नहीं है, वो तो नर्वस सिस्टम है खुद। ये जो वाल है, तो ये वाल क्या है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह। ये थर्ड वेंट्रिकल की, तो क्या प्रेशर सिर्फ फोर्थ वेंट्रिकल में होगा क्या? कि थर्ड में भी होगा? थर्ड में कि लेटरल में भी? वो जो लेटरल में प्रेशर होगा तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? वाल्स पे। और वो वाल्स क्या हैं? वाल्स क्या हैं भाई? कार्टेक्स है, ये फला है, ये फला है, ये बेसल न्यूक्लिया, ये सब कुछ, ये वाल्स यही तो है। और उन पे जब प्रेशर पड़ेगा तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या असर हो सकता है। इत्तेफाक से अगर वो प्रेशर आपके मेडुला ऑब्लांगेटा पड़ता है, वहां आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो फातिहा पढ़ लो बस, तो बाकी बचा क्या? ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस। ये सिर्फ एक सुराख होता तो आपका क्या असर हो? 2 से, जब 3 सुराख है तब भी ये असर हो जाता है, तो एक से क्या होता? फिर तो हर दिन आपको हाइड्रोसेफलस के पेशेंट मिलते। थोड़ा हो गया बुखार, थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस, थोड़ा सा सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो गई, आपका सीएसएफ के अंदर फिब्रिनोजन बढ़ गई, ये बढ़ गया, और एकदम से जैसे आ गया तो सुराख बंद, सुराख बंद, खेल खत्म। और फिर इस इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर का, प्रेशर को रिलीज करना कोई मामूली बात थोड़ी है, कोई प्रेशर कुकर थोड़ी है कि यहाँ पर सीटी लगी हुई है, आप खोलेंगे तो प्रेशर निकल जाएगा। ये सीटी आपको लगानी पड़ेगी।
ये लगानी पड़ेगी तो प्रेशर आपका रिलीज होगा। आप यहाँ से सीटी डालेंगे, आप सीटी का मकसद है कि यहाँ पर आप एक शंट डालेंगे एक, और ये शंट डालेंगे तो प्रेशर वहाँ से निकलेगा, और प्रेशर निकलेगा सिर्फ क्या, उसके साथ CSF भी निकलेगा, और CSF यहाँ से निकलेगा तो क्या उधर कोई ड्रेन में डालेंगे उसको या किसी बॉटल में डालेंगे, क्या आप उसको डाल देंगे किसी न किसी फ्लूइड के अंदर। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से सबकुटेनियसली आप शंट की डक्ट इस तरीके से अंडर द स्किन लेते 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 अपनी पेरिटोनियल कैविटी में डाल देंगे, और जब तक उसका कोई हल निकले, जब तक वो सुराख जो बंद हो गया है वो खुले, जब तक या कोई खुले उसको, तब तक ये लगी रहेगी, क्योंकि CSF की प्रोडक्शन तो जारी रहेगी ना। पानी तो आपके घर से जो गंदा है वो तो निकलता रहेगा, लेकिन बाहर से सुराख बंद है तो क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं, कोई ना कोई तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। ये तो शुक्र है कि 3 सुराख है, नेचर ने हमें एक नहीं 3 दिए हैं, एक सेंटर में, 2 लेटरल साइडों से। ये चल के देखेंगे कि ये कहां पर है, लेकिन एक आइडिया आपको हो गया कि वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इससे पूरे जब सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर इतने ग्रो किए हैं तो उन्होंने किसको दबा के रख दिया है, जिसके पेट से निकले हैं, और ऐसे दबा के रख दिया है कि इंफीरियर सरफेस फिर भी रिटेन रहेगा, उसकी विजिबिलिटी और उसकी सरफेस, बाकी सारा का सारा छुप गया 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, यानी अपने दोनों बेटों ने उसको पूरा ढक दिया है अम्ब्रेला की तरह। वो सारे वो 2 हैं, 2 हेमिस्फीयर्स हैं, आपस में इस वक्त तो कनेक्टेड नजर नहीं आ रहे हैं आपको, लेकिन अंदर से हम देखेंगे कि ये मल्टीपल लेवल्स पर आपस में कनेक्टेड होते हैं, बात करते हैं आपस में। अब आप यहां पर देखें, बात हो रही है डायंसेफ्लॉन की। आप अगर डायंसेफ्लॉन को देखो तो आप, मैंने बताया, एक तो आपको आगे से एंटीरियर साइड से वो वाल नहीं मिली थर्ड वेंट्रिकल की अभी तक, ना तो सुपीरियर से मिली है, पोस्टीरियर से आधी तो खुली रखनी है आपको, लेकिन आधी तो अभी भी आपको नहीं मिली है। इसका मतलब कि डाई वाल्स तो आपको बनानी थी, 3 तो मिल गई हैं आपको ना, 2 लेटरल साइड पे सिमेट्रिकल और एक जो इंफीरियर साइड पे 2 बन गए, 2 लेटरल साइडें जो हैं आपकी वो आपस में जुड़ गई तो इंफीरियर वाल भी मिल गई है आपको। अब ये जो डायंसेफ्लॉन आपको कोई भी चीज आपको नजर नहीं आ रही है तो एम्बेडेड है ना, ये तो फ्रॉम ऑल साइड्स बाय व्हाट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। यानी डायंसेफ्लॉन है एक, लेकिन इसको ढक रहे हैं 2 हेमिस्फीयर्स आइडेंटिकल हैं। इससे जाहिर होता है कि आपका डायंसेफ्लॉन का एक हाफ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ढका हुआ है, दूसरा हाफ दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ढका हुआ है। डायंसेफ्लॉन एक है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो 2 है ना, तो कैसे कैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कौन किसको कितने हिस्से को डायंसेफ्लॉन को ढकेगा? भाई सीधा सीधा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट को ढक जाएगा, राइट वाला राइट को ढकेगा, लेकिन ढके इस तरीके से कि उसकी सारी चीजें छुप जाएं सवाए इंफीरियर सरफेस की। ये वो सरफेस है जो आप यहां पे देख रहे हो, जो आपने इसे जोड़ा था। आप अंदर वेंट्रिकल के अंदर मौजूद हैं, इसके इंटीरियर वाल देखेंगे जो बनी नहीं है अभी, फिर पोस्टीरियर वाल देखेंगे और इस तरीके से सुपीरियर वाल देखेंगे। अब आज यहां पर आप देखो कि डायंसेफ्लॉन की इन 2 वाल्स जो जुड़ी थी, जिसकी वजह से थर्ड बनी थी, उसकी वजह से ये चौथी और ऊपर 5वीं और 6ठी के आधी जो हमें बनानी चाहिए वो बन नहीं पाई है। इस पैटर्न से नहीं बनी तो कौन बना के लाएगा? इसको तो फिलअप करना है ना आपको। वेंट्रिकल ऐसे कैसे बनेगा? ये वाल तो आपने सिर्फ 3 बनी है नेचुरली, आधी आपको चाहिए नहीं, तो बाकी 2.5 जो रह गई वाल, ये कौन बनाएगा वाल? इस वाल को आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी हेल्प से बनानी तो होगी ना राइट। इसको बनाने के लिए अब कौन हेल्प करने वाला है आपकी? सेरिब्रम जाए। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, आपको पता है कि जब हम उसको इस तरीके से पकड़ते हैं और बाहर से जब हाथ लगाते हैं तो ये इसका ग्रे मैटर होता है। अभी तक आपने देखे ना, अंदर हमेशा व्हाइट होते हैं, ग्रे होते हैं, इनसाइड द सेंट्रल कैविटी हो या वेंट्रिकल्स के अराउंड ग्रे होता है और उसके अराउंड व्हाइट होता है, ज्यादातर यही देखा है आपने, और ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा ही है, सवाए उन वर्ड्स के जहां सेरी सेरी का वर्ड आता है, सेरिब्रम में भी और सेरिबेलम में भी, वहां ग्रे आउटसाइड पर है, तभी तो उसका नाम है कॉर्टेक्स। मैं आपको पता है ना, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। यानी आप अगर इस पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को यहां आप देखें तो ये जो मैंने आपको दिखाया, अंदर तो इसका वेंट्रिकल है, चलो जो भी, लेकिन जो सराउंड कर रहे हैं ये जो ऐसे सीधी भी नहीं है, ज़ाहिर फोल्डेड है, क्योंकि जगह चाहिए आपको, ज़ाहिर सरफेस एरिया चाहिए आपको, तो ये फोल्डेड है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा है कि ये डायंसेफ्लॉन है
इसको सराउंड कर रहा है सेरिब्रम, और सेरिब्रम की जो सबसे ऊपर की सरफेस पे जो मटेरियल मौजूद है वो ग्रे है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो स्ट्रेट नहीं है, वो फोल्डेड है। अगर मैं स्ट्रेट को फोल्ड करूं तो देखिए आप, ये अगर स्ट्रेट होता ऐसे और मुझे चाहिए ज्यादा बड़ी एरिया, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए मुझे कैविटी भी बड़ी चाहिए। तो कैविटी इतनी बड़ी है नहीं, तो फिर क्या करें? एक संदूक के अंदर अगर इतना बड़ा कंबल रखना है तो क्या कहते हो, तय करते हो ना उसको, या अगर तय करने का टाइम नहीं है तो उसको ऐसे स्टफ कर देते हो। तो स्टफ में कैसे होता है, बाहर निकालो तो रिंकल्स होते हैं कि नहीं? तो ये क्या होता होगा जब अंदर उसको फंसाया है आपने, तो फोल्डिंग्स होती हैं। तो ये ऐसे फोल्ड होगा, तो इसका मकसद है कि ये हो जाएगा ऐसे, जो दरअसल था ऐसे, समझ गए? ये ऐसे फोल्डिंग हो जाएंगे। ये अगर फोल्डिंग हो गई तो ये जो ऊपर आपको रह गया, ये जिसको आप टच कर सकते हो, ये वाइट होगा कि ग्रे होगा? ग्रे होगा। और ये भी ग्रे होगा। अब जो तुम अंदर ऐसे हाथ डाल दोगे ऐसे अंदर, तो उसके आगे भी क्या होगा? हाँ जी, ग्रे। और इसके पीछे भी, और इसके फ्लोर में भी, तो ये सारा ग्रे है। तो ये फोल्डिंग है एक्चुअली। लेकिन एनाटॉमिकली जिस चीज को तुम टच कर सकते हो, इसको हम कहते हैं गायरस। जिसका दी देखें, जैसे ये देखो, ये ऐसे करके अंदर गया होगा ना ऐसे, फिर बाहर आया है। अब ये नहीं, अब जो कोई जगह पहले से ही कम है, तो ये जो एक गायरस है, ये दूसरा गायरस है, क्या इतनी दूर दूर होगा कि कंप्रेस्ड होगा? तो ऊपर से क्या आपको बाकायदा ऐसे कोई अंदर जाके कोई फिशर कोई नजर आएगा कि जस्ट ऊपर से सल्कस नजर आएगी? इस सल्कस को कहते हैं सल्कस। बहुत सारी हो तो सल्का है। और इसको क्या कहते हैं? गायरस। और बहुत सारों को गायरा है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना फोल्डिंग्स, ये फोल्डिंग्स में उभरे हुए जो हिस्से हैं, इनको हम कहते हैं गायरा है। और जो अंदर चले गए उनको कहते हैं सल्का है। तो सल्का के अंदर आप गए तो उसकी एंटीरियर वाल, फिर भी कार्टेक्स, पोस्टीरियर वाल कार्टेक्स, और जहां तक गए फ्लोर, वो भी कार्टेक्स, और जो ऊपर आए तो गायरस, वो भी कार्टेक्स। तो ये कार्टेक्स के हिस्से हैं। और इन सल्का की वजह से कुछ मेजर सल्का है, कुछ माइनर सल्का है। और इनकी वजह से क्यों नहीं फायदा ले लेते हो आप? सेरिब्रम ने तो फायदा लिया, अपनी बड़ी सरफेस एरिया को छोटे हिस्से में समा गया है। आप क्या करते हैं? इन निशानों का फायदा लेके आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आप लोब्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे ना 4 प्रोविंसेस को लाइन ऑफ डिमार्केशन दे देते हैं, भाई ये यहां से लाइन है, इस लाइन के इस तरफ सिंध है, इस तरफ पंजाब है। तो इन लाइनों से फायदा लिया गया कि इन लाइनों के हिसाब से वो जो सल्काएं हैं जिनको हम कहते हैं, उस लाइन कौन देगा आपको? भाई सल्कस ही देगा ना सारे। तो उन लाइनों के हिसाब से, सल्का के हिसाब से हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 4 बड़े प्रोविंसेस में 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया है। और इनके नाम भी डाले हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द बोन दैट इज फॉर्मिंग द कैल्वेरिया वेयर ही इज लिविंग। अगर आगे की तरफ है फ्रंटल की जोन में तो फ्रंटल लोब, थोड़ा पीछे आ जाओगे पैराइटल के जोन में तो पैराइटल, पीछे टच करेगा इधर तो ऑक्सीपिटल, आगे से नीचे वो टेम्पोरल की साइड पे टच करेगा तो टेम्पोरल। ये 4 लोब्स आपके डिवाइड हो जाएंगे इन 4 लोब्स में यहां पर। और हर एक लोब के अंदर फिर माइनर सल्काए भी होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 4 ये 3 मेजर तो नहीं नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे माइनर भी नजर आ रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हर प्रोविंस यानी हर लोब छोटे छोटे लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हर एक लोब्यूल भी शायद अंदर जाके और माइनर छोटे छोटे सल्काए में शायद और छोटे छोटे तहसीलों में और छोटे छोटे गांवों में तकसीम हो जाए। और फिर उस हिसाब से हम उनके नाम डालते हैं, और फिर हर उस हिसाब से उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे ना आपने देखा भाई यहां से ये सिंध है, ये पंजाब है, तो ये लोब तो हो गया। फिर पता चला कि अंदर जब आएंगे तो इधर से ये पनवाकिल का डिस्ट्रिक्ट आता है, ये फिर सखर है, ये फिर फलां है, ये फलां, इस तरीके से। फिर वो जो सखर है वो तो है ही, लेकिन वो फलां चीज के लिए मशहूर है। माना इसका मकसद है कि उस कार्टिकल एरिया का कोई खास फंक्शन होगा, तो दैट कार्टिकल एरिया विल हैव सम फंक्शन। ये पनवाकिल है, ये घोटकी है, भाई यहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं। इसका मकसद है कि तुम्हें पहले, पेड़े तो बाद में मशहूर है, पहले घोटकी की लाइन क्या है, कौन सी लाइन, और कुछ लाइन के बीच में वो जो गायरस उभर के खड़ा हो गया। अब क्या वो गायरस ही इंपॉर्टेंट है कि सल्कस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है? सल्कस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों भाई? जब सल्कस में डिप करोगे तो तुम्हारे आगे पीछे और उसके फ्लोर में भी तो कार्टेक्स है ना। आपकी विजुअल कार्टेक्स से छुपी हुई है एक सल्कस में, हर वक्त नहीं होता है गायरस, ज्यादातर तो गायरस ही होते हैं।
फंक्शनल कार्टिकल जो एरियाज होती है ना आपकी ज्यादातर गायरस में होती है, लेकिन कहीं सल्कस में भी हो सकती है। ये आपकी विजुअल कार्टेक्स इज इन चिलियर सल्कस वाल साहब, तो क्योंकि वो उसको फालतू क्यों समझते हो। और कोई अगर गायरस में है तो कोई जरूरी नहीं है कि गायरस तक ही हो, टर्न करके गया अंदर, जारी रहा उसका सफर, तो क्या सिर्फ गायरस में होगा कि सल्कस के अंदर भी हो सकता है पोस्टीरियर वाल, हो सकता है फ्लोर तक चला जाए, हो सकता है एंटीरियर वाल भी हो, क्योंकि ये फोल्ड तो बाद में हुआ है ना, पहले तो सीधा था ना। अब वो सीधे में को उसको बाद टर्न करके फिर पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। अब पता नहीं क्या नहीं, पता लगाना है इसका, ऐसे नहीं कि पता नहीं कैसे नहीं, आपको तो पता होना चाहिए इसका। तो जहां पर ये सल्का और गायरा इस तरीके से कार्टेक्स में होती है, इसका मकसद ये होगा, ये तो हम करेंगे जब हम कार्टेक्स तक आएंगे, उनकी सल्काय को देखेंगे, गायरा को, इनको बाकायदा फंक्शनली हम देखेंगे। और फिर जब गायरस पे या किसी सल्कस पे जब हाथ डालते हो ना, कार्टेक्स पे जब हाथ डालते हो, तो पहले तो उसका बोलते हो कि एनाटॉमिकली किस जगह है, लोकेट करो उसको। फंक्शनली कौन सा काम कर रही है, जैसे किसी सल्कस में कोई कार्टेक्स है, तुमने सल्कस के हिसाब से उसका नाम डाल दिया, तो कोई फंक्शन तो होगा ना, तो होगी साहब फॉर एग्जांपल विजुअल कार्टेक्स, ये विजन के आखिरी सिग्नल्स उसके पास जाते होंगे, और ये विजुअल कार्टेक्स होगी, तो विजुअल कार्टेक्स इसका फंक्शन। फिर पता चलाना होगा कि ये अपने सिग्नल्स किधर से लेता है, ये जो फाइनली उसके पास पहुंचे हैं और आपको सब कुछ नजर आ रहा है, ये इससे पहले कहां पहुंचा था, यानी ये इसने सिग्नल्स कहां से लिए थे। ये ट्रैक्स हैं आपके, ये ट्रैक्स वहां तक पहुंचेंगे तो आएंगे इधर, यहां तक जब पहुंचेगा तो इसका मसला इसलिए। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये इसके बियॉन्ड कहां देगा, भाई कहां देगा, दिखाई दे रहा है और कहां देगा, बस हो गया ना काम, काम हुआ नहीं है अभी, क्योंकि इससे जहां तक कर देते हैं तो हमारा विजुअल पाथवे, हमारा ऑडिटरी पाथवे, फला फला पाथवे खत्म हो जाते हैं, पेन तक फील हो जाएगा। लेकिन आपको इससे थोड़ा बियॉन्ड जाना होगा, माने इसके भी सिग्नल आगे बढ़ेंगे। आप देख किधर बढ़ेंगे, विजन हो गई ना, बस मैंने ये देख लिया, बस देखना काफी नहीं है, रिस्पॉन्ड ना भी दे, चलो देखना सफिशिएंट नहीं है, उस देखने वाले उस ऑब्जेक्ट को पहचानना भी तो है ना। बस मैंने देख लिया, बस ऐसे मैं तो देख रहा हूं, ये सारी विजन है, तो इसका मकसद है कि नहीं, परसेप्शन इज द विजन, उससे बियॉन्ड जो है, बियॉन्ड, इससे बियॉन्ड हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, उसी चीज को पहचानना। आप घर जाते हैं, देखते हैं, आप अपने बहन को देखते हैं, अपने भाई को देखते हैं, क्या उससे पूछते हैं आप कि आप कौन है, पूछते हैं क्या? कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? ये तो अभी आप घर आए हैं, अभी ये भी तो देखा है उसको आपने, क्योंकि आपने उसको पहले भी देखा हुआ, चलो पहले 10 दफा देखा है, इस वक्त तो मैं पहली दफा देख रहा हूं ना, इसको मैं पूछूं ना उससे कि आप कौन है। जब आप पूछेंगे कौन है तो वो भी आपसे पूछेगा, वो भी इंसान है आखिर, क्योंकि आप अगर ऐसे इंसान, ऐसी डिजाइन हुए इंसान, तो वो भी इंसान है, वो भी आपसे पूछेगा आप कौन है। यहां तक तो पहुंचना ही नहीं देगा आपको, जितनी ऊपर चढ़ के आ गए हो आप। तो इसका मकसद ये हो गया कि बियॉन्ड है, और उसके अलावा भी ये बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों को देखने के साथ एक खुशी का एहसास, और देखने के साथ एक एंगर, ये चीज आपने देखना है, देखना बस ठीक है, देख लिया, इससे खुशी का क्या मतलब है? एक अच्छी सीन देख के उससे खुश होना, ये देखना लाजमी है, लेकिन इससे बयान का काम है ना, ये तो उससे खुश होना। अब देखें ना, खुशी होती है, जैसे खुशबू से खुश होते हैं, खुशबू है बस ठीक है बस, इसमें खुश होने की क्या बात है? मीठी चीजों से लोग खुश होते हैं, डायबिटिक्स तो और खुश होते हैं उससे, हालांकि उनको खानी नहीं होती। तो जहां पर ये चीज, इसका मकसद है कि वो टेस्ट जो हुई है वो तो है, उससे बियॉन्ड जो है। अब देखें, लोगों को खुशामद के लिए क्या कहते हैं लोग, मिठाइयाँ लेके आते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ जिसमें देखने में भी अच्छी लगे और उसकी खुशबू भी अच्छी हो। देखो, हर तरह से सेंस को, हर तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं, माना आप 3 pronged वार लड़ रहे हैं एक तरह से। खुशामद के आप उरूज पे पहुंचना चाहते हैं, खुशामद के मेराज वर्ड तो यूज़ नहीं होना चाहिए इस घटिया काम के लिए, लेकिन यह है कि आप उसके एक हाइट तक पहुंचना चाहते हो, आप उसकी स्मेल के थ्रू भी, टेस्ट के थ्रू भी और विजन के थ्रू भी। आपका बस चलता तो उसके टेक्टाइल के थ्रू भी पहुंचते, लेकिन वहां इतना नहीं पहुंचने देगा, लेकिन 3-4 जगहों से आप पहुंचेंगे, लेकिन तीनों चारों एक ही चीज से नहीं हो पाती हैं। इसलिए फूलों के साथ फिर लोग मिठाइयां भी लेके आते हैं साथ, और अगर फूल में कुछ तो फूलों के साथ विजन का काम। अब देखें, खुशबू ना भी है तो साथ में परफ्यूम, यानी कोई चीज छोड़नी नहीं है, यानी बेहूदगी की हद तक पहुंचना है।
हर तरह से इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो खुश हो जाए किसी तरीके से। वो खुश होने का मकसद है कि आपको किसी तरीके से आउट ऑफ वे जाके आपका कोई एडवांटेज दे दे आपको किसी तरीके से, यानी आपको हक मारने में वो किसी तरीके से मदद कर दे बस, ताकि आप दूसरे के ऊपर लताड़ के निकल जाएं और उसको दबा के। तो जहां पर ये इस तरीके से यहां पर, तो उसका मकसद है बियॉन्ड भी कोई चीज होती है, ये सिर्फ स्मेल तक की परसेप्शन का मकसद है कि स्मेल हो गई, विजन हो गई, टच हो गया, लेकिन उससे गुस्सा आ गया, ये बियॉन्ड है उससे। आपको बार बार इस तरीके से आपको थोड़ा सा ऐसे कोई करता रहेगा ना, ऐसे भी आपको गुस्सा आएगा, 2 4 6 दफा तो नहीं आएगा, उसके बाद आस्ता 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 आस्ता, हालांकि पेन नहीं हो रहा है कुछ इस किस्म की, लेकिन बार टच से भी गुस्सा आता है, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको कोई ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बार बार करेगा, हालांकि इसमें कोई दर्द तो नहीं ऐसा देखा जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको देखे गुस्सा होते होते उसको हो सकता है उसको कान के नीचे रख दें एक झांपड़। तो ये गुस्से, इसका मकसद है परसेप्शन से बियॉन्ड भी चीजें होती हैं। अब अगर ये पूरा का पूरा यहां पर आपने कार्टेक्स देखा, तो चीजें जो कार्टेक्स से निकलेंगी, उनके फाइबर्स वगैरह जो जो यहां तक पहुंचेंगी, आना जाना है ना कार्टेक्स से फाइनल डेस्टिनेशन है इसकी, वो जो आएंगी जाएंगी व्हाइट मैटर के बंडल्स, इस पे ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो वो व्हाइट मैटर के जो बंडल्स हैं जो आएंगे वो जाएंगे ऊपर से, यानी सेरिब्रल कार्टेक्स से नीचे जाएंगे या नीचे से सेरिब्रल कार्टेक्स तक आएंगे। अगर उनमें कोई मोटर एक्टिविटी वाले फाइबर्स होंगे तो वो नीचे जब आएंगे तो व्हाइट मैटर से गुजरेंगे कि नहीं? क्या कहते हो भाई? ये सेरिब्रल कार्टेक्स है, वहां से निकला कोई तो कहां से गुजरेंगे? व्हाइट मैटर से गुजरेंगे कि बनाएंगे? बनाएंगे। मकसद है वो व्हाइट मैटर उन्हीं से तो बनेगा, गुजरेंगे क्या मतलब है? वहां कोई हवा होती है क्या कि वो गुजरेंगे वहां से? वो बनाएंगे व्हाइट मैटर। क्या वही व्हाइट मैटर है कि व्हाइट मैटर असेंट वाले फाइबर्स भी हैं जिनकी सेल बॉडियां कहीं और थी और अब जाके यहां पर उनकी परसेप्शन के बहाने वहां उनको स्टिमुलस दे रहे हैं? लेकिन मोटर की तो शुरुआत ही वहां से होती है। आपने देखा क्रेसरी भी ऊपर गया था और हम सोच रहे थे कि हम ऊपर जा रहे हैं, पता चला कि सेल बॉडी उधर बैठी हुई है। एक्चुअली ये सिग्नल नीचे आ रहे थे, ये आप ऊपर चढ़ रहे थे इस पाइप से, ये तरह सिग्नल नीचे आ रहे थे। ये क्योंकि हम पढ़ नीचे से ऊपर रहे हैं ना, तो हमें हर चीज ऐसी लगती है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे सिग्नल है वो तो नीचे आ रहे थे। तो आप जब ऊपर जाते हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जितने व्हाइट मैटर के फाइबर्स आप देख रहे हो, व्हाइट मैटर जो है आपका, इसका डायनसेफ्लॉन से कोई वास्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर डायनसेफ्लॉन को हर तरफ से घेरे हुए है सवाई इंफीरियर सरफेस के, तो भाई कैसे नहीं पड़ेगा? सही मानों में वास्ता किसका पड़ेगा? ग्रे मैटर का कि व्हाइट मैटर का? तो डायनसेफ्लॉन के हर तरफ से सवाई इंफीरियर के ये क्या मौजूद होगा? ग्रे के व्हाइट? व्हाइट। तो फ्रॉम ऑल साइड्स इट विल बी द व्हाइट मैटर, जिससे जाहिर ये हुआ कि वो जो 2.5 वाल्स हमने खोली हैं, हमने खोल के रखी हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम उनको फिलअप कर देगा। करेगा कि नहीं भाई? वो भी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? उसी को करना होगा जाएगा। तो इंटीरियर वाल कौन बनाएगा? सुपीरियर वाल कौन बनाएगा? व्हाइट मैटर। पोस्टीरियर वाल जितना बनाना है किसको बनाना चाहिए? मतलब ज्यादातर तो वही बनाएंगे, व्हाइट मैटर ही बनाएंगे। अब उन व्हाइट मैटर्स को आपको देखना होगा। अब जो व्हाइट मैटर है उस पर नजर डालो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपने नई पहली दफा सुनी और एक्चुअली आपके सेरिब्रम में ये कार्टेक्स वार्टेक्स की डिजीज तो तुम पढ़ो जब पढ़ोगे, और उसके पेशेंट कभी आएंगे कभी नहीं, शायद आपको जिंदगी में मिले या न मिले। असल जो पेशेंट आएंगे आपको वो तो ग्रे मैटर की डिजीज के आएंगे। ये जो आप कहते हो ना वो भाई इसको ओफालिज हो गया, ये स्ट्रोक हो गया, वो कार्टेक्स का मसला थोड़ी है कोई, ये मसला व्हाइट मैटर का है। हालांकि ज्यादा ब्लड सप्लाई ग्रे मैटर को मिलती है क्योंकि वहीं सेल बॉडियां होती हैं, व्हाइट मैटर को इतनी नहीं मिलती। व्हाइट सप्लाई जो आपको ग्रे में आप देखेंगे जब आपको ब्लड सप्लाई है तो हु विल टेक द मोस्ट लायंस शेयर, किसको मिलेगा? ग्रे को, क्योंकि असल सेल बॉडी उधर है, मेटाबॉलिज्म तो वहां चल रहा है। लेकिन जाहिर है व्हाइट को भी तो चाहिए। तो आपका ये जो इस वक्त डायनसेफ्लॉन बनाया हुआ है आपने, जिसकी 2.5 वाल आपने खाली छोड़ी हुई है,
इस पे नजर रखें आप। और ये जो पूरा आपने समंदर है इसका व्हाइट मैटर का, 2 हेमिस्फीयर का व्हाइट मैटर, उस पे आप नजर रखें। देखें कि वो व्हाइट मैटर बना कौन रहा है, कौन बना रहा होगा? एक्सॉन्स, व्हाइट मैटर फाइबर्स होंगे, एक्सॉन्स, डेंड्राइट जो भी है, न्यूराइट्स होंगे, जिनको न्यूराइट्स कहते हैं, फाइबर्स ही होंगे जाहिर है। अब वो फाइबर्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक ग्रुप तो फाइबर्स का वो होता है जो आप 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में 4-4 लोब देख चुके हो, आइडेंटिकल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। कुछ तो फाइबर्स वो होते हैं जो अपने साइड पे इन 4 लोब्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे ऑक्सीपिटल जो लोब है वो किसी तरीके से फ्रंटल को सिग्नल भेजना चाहता है, शूट करेगा ऐसे फाइबर सीधा। यहां का फाइबर किधर जाएगा? अब फ्रंटल में। फ्रंटल वाला चाहता है कि मैं थोड़ा सा मेमोरी में इस तरफ आऊं, पीछे की तरफ, आधे तक रुकूं, चलो पैराइटल तक, तो कल लंबा होगा छोटा होगा? छोटा होगा, क्योंकि फ्रंटल से आधे तक आया है। लेकिन कुछ चाहते हैं कि मैंने सीधा जाऊं, कुछ यहां से ऊपर उठ के ऐसे जाएंगे। जो सेम साइड के वेरियस लोब्स को, उनकी वेरियस एरियाज को आपस में जोड़े हैं। ये मैंने बताया ना, आपने विजन देखी तो देखी, सिर्फ देखी, या आपने जाना और मेमोरी के साथ मैच किया तो पता चला कि फलाना देखा। इसका मकसद है कि आप बहुत सारे न्यूरल पूल में जहां आपकी मेमोरी छुपी हुई है वहां विजन का इमेज जो है वो मैच करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे कैसे यहां भाई बैठा हुआ है, हाँ देख लिया बस हो गया ये फलां है, ऐसे कैसे फलां है? ये फलां जो है उसका इमेज तो इधर है, तो विजन वाले को यहां आना होगा ना, तो विजन वाला सिग्नल भेजेगा, ऐसे सिग्नल को खुद आके उसको मुंह में बोलेगा कि ये क्या है फलां है, उसको फाइबर भेजेगा। तो फाइबर्स होते हैं, ऐसे फाइबर्स का नाम होता है द एसोसिएशन फाइबर्स। वो एसोसिएशन फाइबर्स कैसे होंगे? क्या सिर्फ ऊपर ऊपर के नीचे भी हो सकते हैं, और भी नीचे, और भी नीचे, जहां जहां व्हाइट मैटर है वहां फाइबर्स होंगे। क्या सब लंबे होंगे कि कुछ छोटे भी हो सकते हैं? ऐसे फाइबर्स को हम एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स, शॉर्ट फाइबर्स, इस तरह शॉर्ट, लॉन्गिट्यूडनल वगैरह वगैरह, इस तरीके इनको लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ये हमारे एसोसिएशन फाइबर्स कहलाते हैं। मुझे कोई रेशो का तो इतना नहीं पता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट कुछ 60% से ज्यादा व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कंपोज ऑफ दीज फाइबर्स, एसोसिएशन फाइबर्स। ये एसोसिएशन फाइबर्स क्या मिड लाइन क्रॉस करेंगे? करेंगे नहीं, क्योंकि ये अपनी साइडों से एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं, ये बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते। तो ये मिड लाइन किस काम में आते होंगे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया विजन है, तो विजन को वो जो ऑब्जेक्ट विजुअलाइज किया है आपने, वो देखा है आपने, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करना चाहते हो? आइडेंटिफाई भी करना चाहते हो। जो आपने हाथ में पकड़ा है, आंखें बंद करके आप स्टीरियोग्नोसिस करना चाहते हो उसकी, तो स्टीरियोग्नोसिस आपके टच वाली एरिया में तो नहीं होगी, वो टच वाले ने आगे भेजा होगा ना फाइबर। तो इसका मकसद है कि ये फाइबर्स कहलाते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। ये एसोसिएशन फाइबर्स ये साइडों से निकलेंगे ना, जाहिर है मिड लाइन क्रॉस की क्या इन्होंने, तो वो जो वाल आपने डेफिशिएंट छोड़ी हुई हैं, ये भर सकते हैं ये वाल्स? नहीं, क्योंकि ये साइडों से निकल गए, ये नहीं भर सकते इनको। क्या भर सकते हैं? ये टुकड़ा नहीं भर सकते, ये साइडों से निकल गए ना, ऐसे ऐसे नीचे वैसे, इनको हम कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। इनसे हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन हम ये करने के बहाने कम से कम हमने अपने 60% व्हाइट मैटर के बारे में नॉलेज हासिल कर ली। इनके वेरियस ग्रुप्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कम दिया गया है। हालांकि एसोसिएशन फाइबर्स की खासी इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन इसको बियॉन्ड कभी आप आगे चल के शायद करें। लेकिन चंद एसोसिएशन फाइबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सब नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए आपको कि कैसे है। नंबर 1 तो ये था। नंबर 2, अब देखिए आपने जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स आप ऊपर लेके जाएंगे, कहां तक आए हैं आप? जैसे हमने यहां से स्पाइनोथैलेमिक क्रॉस करके हमने अपोजिट साइड लेटरल वाइट कॉलम में से होते हुए हम मिड ब्रेन तक पहुंच गए, और मिड ब्रेन में हमने कहां उसको रखा था? टेगमेंटम में। और टेगमेंटम को हमने ऐसे तोड़ा था सेरिब्रल पेडिकुलर मिड ब्रेन के हिसाब से। तो टेगमेंटम सबसे पोस्टीरियर 1/3 था, और पोस्टीरियर 1/3 दिस विल बी द मोस्ट मीडियल 1/3, और जो मीडियल 1/3 है क्या कहते हो, वो आपके डायनसेफ्लॉन को टच करेगा कि नहीं करेगा? टच करेगा। क्या ये वाल्स भर सकेगा जो खाली छोड़ी हुई है आपने? नहीं, क्योंकि ये तो साइड से गया, ये ऐसे टच करेगा, कहाँ आगे कहाँ पीछे, ये तो नहीं होगा।
चलो इस बहाने थोड़ा मालूमात ही हासिल कर लें कि ये क्या आया है यहां पर। इस वक्त आप डायनसेफलॉन के अंदर डायनसेफलॉन के अंदर कहां आप एंटर हो गए हो? आप अपने थैलेमस में, क्योंकि जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं हर किस्म की सेंसरी मॉडलिटी पहले किसको रिपोर्ट करती है? थैलेमस को। तो वो थैलेमस को रिपोर्ट करेगी, और अगर ये थैलेमस को रिपोर्ट करेगी तो क्या थैलेमस ये सिग्नल्स खा के बैठ जाएगा और आपको सब कुछ पता दे देगा क्या? नहीं, हर चीज आप यहां लेके आते हो एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज द स्मेल। ऑल्फैक्शन को छोड़ के, ऑल्फैक्शन भी बिलाखिर आएगी इधर, लेकिन ऑल्फैक्शन का काम आपका स्मेल का हो जाएगा। और ये वाहिद सेंस होता है जो डायरेक्ट जाता है, ये थैलेमस को रिपोर्ट नहीं करता। तो इसका मकसद ये हो गया कि आप क्या करेंगे, यहां आके अब आपका पेन भी गया है इधर, टच भी गया है, यहां का भी, इधर का भी, टेस्ट भी आया है, हियरिंग भी आई है, सभी इधर ही आए हैं, विजन भी इधर ही आई है। तो स्पेशल भी आए हैं, जनरल भी आए हैं। जनरल वो भी आए हैं जो आपके नीचे से आए थे, पेन वाला, टच वाला, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह, और इसी किस्म के यहां से भी आए थे। 3 कैटेगरियां बताई थी मैंने, 2 आएंगी, 1 नहीं आएगी। हर वक्त 2 आती है, 1 नहीं आती है, 3 कैटेगरियां थी आपको। एक थी पेन टेम्परेचर, एक थी वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, एक थी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। वो नहीं आएगी, ये 2 आएंगी। यहां तक थी, ऐसे ही यहां तक भी 3 है, पेन टेम्परेचर, वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस नहीं आएगी, वो 2 आएंगी अलग अलग ट्रैक्स से। लेकिन मामला क्या यहां तक खत्म है कि स्पेशल सेंस भी हैं? स्पेशल सेंस भी हैं कहां से? ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम से जो 2 स्पेशल ट्रैक्ट हैं, 3 स्पेशल सेंसरी ट्रैक्ट हैं, उसमें से 2 आएंगे, 1 नहीं आएगा। 3 कौन से? एक टेस्ट, एक हियरिंग, एक वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर नहीं आएगा, हालांकि उसका भी कुछ हिस्सा आएगा। वेस्टिबुलर नहीं आएगा, लेकिन कॉक्लियर और टेस्ट के तो आएंगे। तो 2 आएंगे, 1 नहीं आएगा। अब से ये तो 3 सेंस हुए, 2 और रह गए, 2 और रह गए, तो इधर है एक विजन, एक स्मेल। स्मेल तो जाता ही नहीं है, तो विजन आएगा। अब जब इतने आएंगे तो क्या आप थैलेमस में बोल देंगे कि आप गया थैलेमस में? या थैलेमस में हर एक का अलग काउंटर होगा, हर एक का अलग काउंटर होगा। विजन का अलग होगा, स्मेल का अलग, स्मेल तो है ही नहीं, विजन का अलग होगा, हियरिंग का अलग होगा, टच का अलग होगा। अब टच का अलग होगा ये चलो ना हो, लेकिन नीचे जो ट्रंक का रीजन है उसका अलग होगा, जो हेड का रीजन उसका अलग होगा। हाँ, जो हेड का रीजन है उसमें तुम पेन, टच, टेम्परेचर सारे डाल देना, चलो वहां नहीं, फिर टच का अलग, फलां का अलग, ऐसे नहीं। लेकिन स्पेशल सेंसेस के अलग होंगे। स्पेशल सेंस में कौन से? मेरा ख्याल 2-3 ही तो होंगे। 5 में से कितने? स्मेल तो गया, विजन का अलग, टेस्ट का अलग, हियरिंग का अलग, और वेस्टिबुलर तो इधर आता ही नहीं है। तो 5 में से 3, तीनों के अलग अलग होंगे। लेकिन पेन, टच, टेम्परेचर हर एक का अलग नहीं होगा। हाँ, फेस का अलग होगा, इसका अलग होगा। वो मामला सिर्फ यहां नहीं है। आपको पता है कि वो जो रेटिकुलर फॉर्मेशन आपने देखी थी नीचे, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या ऐसे थी कि उसके असेंडिंग पाथवेज ऊपर जाते हैं। किसको? सेरिब्रम को जगाने के लिए। जो आप जागे हुए हैं ना इस वक्त, ये बाय वर्च्यू ऑफ अलर्टिंग सिस्टम दैट इज एक्चुअली इमर्जेस फ्रॉम दिस रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर मैं मिड ब्रेन के हाईएस्ट लेवल पर सेरिब्रम को काट दूं, डिसेरिब्रेट एनिमल कर दूं, तो वो कोमा में चला जाएगा। आपसे क्यों? वो अच्छा खासा उधर सेरिब्रम बैठा हुआ है, तो क्यों ये कोमा में चला गया? क्योंकि उसको जगाने वाला कोई नहीं। जगाता कौन है उसको? रेटिकुलर फॉर्मेशन। किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को वो जगा रहा है तो चलो ठीक है, जगा रहा है, लेकिन कोई भी चीज सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक डायरेक्ट नहीं जा सकती, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो बाद में आया है। इससे पहले तो डायनसेफलॉन था, इससे पहले तो थैलेमस था। कोई भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक सिग्नल गया तो सबसे पहले रिपोर्ट किसको करना है? थैलेमस को। तो ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन आती है, जिससे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आता है, तो वो कहाँ रिले करता है पहले? तो उसके न्यूक्लिया क्या वो टच वाले होंगे क्या? नहीं, उसके न्यूक्लिया अलग होंगे। और मामला सिर्फ सेंसरी मॉडलिटीज या एक्टिवेटिंग सिस्टम का ना समझो। हर सिग्नल जो सेरिब्रम की तरफ जाता है, भले वो मोटर एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने वाला ही क्यों ना हो, तो ये सिर्फ ये नहीं कि सेंसरी सिग्नल, एवरी सिग्नल विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड द सेरिब्रम हैज टू रिपोर्ट थैलेमस फर्स्ट। जैसे ना सेक्रेटरी होता है, अंदर जैसे बैठा हुआ है प्रेसिडेंट, कोई भी मुंह उठा के अंदर नहीं जा सकता। पहले आप उससे बात करेंगे, वो आपका टाइम देगा, वो करेगा, वो अंदर जाके पूछेगा उससे ये सब कुछ। और ये सेक्रेटरी है कौन? थैलेमस।
आपसे कौन सी मोटर एक्टिविटी, आप देखो मैंने बताया कि अगर कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट नीचे गया है तो क्या सेरिब्रम से कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट क्या ऐसे मुंह उठा के गया है, या सेरिब्रम ने जाते जाते दो बड़े एडवाइजर से कंसल्टेशन भी की है कि मैं पहुंच रहा हूं उधर, तुम भी आओ और उधर जाके इस मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करो, सही तरीके से चलाओ। ख्वाहिश मेरी है, करूंगा भी मैं ही, प्रोग्राम में करूंगा, लेकिन मुझे असिस्ट करेंगे दो खास तौर पे, दो बड़े ऑर्गन्स, एक सेरिबेलम और दूसरा जो उसके घर में उसके नाक के नीचे रहता है, बेसल न्यूक्लिया। वैसे तो तीसरा भी है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, चलिए उसको छोड़ दे, ये दो आप रखेंगे। तो ये जो कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट नीचे जाता है ना, तो ये नहीं मुंह उठा के अकेला निकल पड़ता है, साथ में उसके ये दो इसके चमचे उसके साथ होते हैं, और इनको बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो ये नहीं करेंगे। तो जाते हुए उसके साथ क्या होगा, बेसल न्यूक्लिया को भी ठुडा मार के जाएगा और साथ में कार्टिको पोंटो सेरिबेलम करके सेरिबेलम को उठा के जाएगा। उठा के जब इनको जाएगा कि मुझे सलाह दो, मुझे क्या करना है, जल्दी पहुंचो, तो जब वो सलाह दे के बाहर आएंगे और सेरिबेलम को सलाह देंगे जहां से ये सारे आबशार फूट रहे हैं, यहां से ये जो प्रोग्रामिंग चल रही है कार्टिको-स्पाइनल, तो वो उसके डेस्टिनेशन पे, उसके घर पे पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे कि ये हमारी जो आपने एडवाइस मांगी थी, ये है हमारी एडवाइस। सीधा उसके घर में घुस के कि ये एडवाइस वो प्रेजेंट करेंगे थैलेमस को। तुमने तो बेसल न्यूक्लिया को डायरेक्ट कहा, भाई किंग है वो डायरेक्ट कहेगा, तुमने तो उसको डायरेक्ट कहा, लेकिन जब वो वापस देंगे आपको आंसर तो डायरेक्ट देंगे कि थैलेमस के टेबल पे जमा कराएंगे। तो इसका मकसद है कि बेसल न्यूक्लिया जब सेरिब्रम को एडवाइस भेजते हैं तो वाया थैलेमस, तो न्यूक्लियस अलग चाहिए। और जब सेरिबेलम देगा तो डायरेक्ट सेरिब्रम को कि वाया थैलेमस, वाया थैलेमस, क्योंकि हर जाने वाली चीज जो थैलेमस जो सेरिब्रम की तरफ जाती है, भले वो सेंसरी मॉडलिटीज हो, भले वो कोई मोटर एडवाइस ही क्यों ना हो, लेकिन तो जाने वाली थैलेमस की तरफ है ना, वो जाने वाली सेरिब्रम की तरफ है, तो कोई डायरेक्ट नहीं जाएगा। कहां जाएगा? थैलेमस में। तो उनके लिए सेरिबेलम के लिए अलग स्टेशन, बेसल न्यूक्लिया के लिए अलग स्टेशन। आप मुझे अब अंदाजा लगाएं कि थैलेमस के अंदर तो इतने काउंटर बने हुए होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। चलो काउंटर तो बने हुए हैं, जमा भी हो गया, फर्स्ट ईयर के फॉर्म इधर, तो उसके फॉर्म इधर, तो इसके उधर, उसके उधर, नर्सिंग वाले इधर जमा कराएंगे, फिजियोथेरापी वाले यहाँ, डीपीटी वाले उधर, तो फलां उधर, ये आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उधर एक और भी तो है ना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ये वो सारी चीज़ें, फार्मेसी वाले, सब एक ही जगह एक एक अपने काउंटर में जमा, लेकिन सब जुड़ के बिलाखिर किधर जाएंगे? एक्समेशन ब्रांच यानी सेरिब्रम में। तो इसका मकसद है कि थैलेमस जब यहाँ से हर सेल, हर कार्नर से फाइबर्स के बंडल निकालेगा, अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जब बंडल निकालेगा तो वो कहां से गुजरेगा? सेरिब्रम से, ग्रे से कि वाइट से? वाइट से, क्योंकि डायनसेफ्लॉन चारों तरफ से घिरा हुआ है व्हाइट मैटर में, तो व्हाइट मैटर से निकलेंगे, और व्हाइट मैटर से निकल के कहां आ गए? ग्रे में। तो इसका मकसद है कि जो व्हाइट मैटर के 60% फाइबर्स आपके एसोसिएशन से बने थे, कोई 20% के करीब करीब मिला के, ऐसे रफली मैं बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली इसका ना ही कोई इस किस्म की कोई यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि 20% के करीब करीब इन पे भी मबनी होंगे। क्या ये वही सिलसिला है कि एक लोब को दूसरे लोब से जोड़ने वाला है, कि मामला ही अलग है? ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। और आपके जो ट्रैक्स होते हैं ना, उनका अगला पड़ाव ये प्रोजेक्शन फाइबर होते हैं। एसोसिएशन तो उधर ही घूमते हैं ना, वो थोड़ी नीचे से आते हैं। ये जो फाइबर आपका जो पहुंचा था स्पाइनोथैलेमिक वाला, किसको रिपोर्ट किया था उसने? थैलेमस को। थैलेमस खा के बैठ गया कि उसने अपने मालिक को दिया है, तो मालिक को जब देगा तो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा? व्हाइट मैटर। तो ये व्हाइट मैटर का जो बंडल गया है, इसका नाम प्रोजेक्शन फाइबर्स होगा। अब ये प्रोजेक्शन, ये दूसरे टाइप्स के फाइबर्स जो व्हाइट मैटर जिनसे बनता है, 60% ऑलमोस्ट एसोसिएशन और ये 20% ये प्रोजेक्शन फाइबर्स। इसका मकसद है कि ये किए बगैर आप ट्रैक कैसे कर सकते हो? और इनमें कौन कौन जाता होगा? ये सारे जितने भी आपके वाइब्रेशन, 2 पॉइंट स्क्रीन, पेन, टेस्ट, विजन, फला, ये वो, किधर जाएंगे? एक ही जगह पे नहीं। अगर विजन वाले तो पीछे, हियरिंग वाले तो इधर टेम्पोरल में, टच वाले हैं तो यहां,
ठीक है, प्रोजेक्शन फाइबर्स से, तो ये प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं। सवाल हो रहा है कि प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या वो वाली मिड लाइन क्रॉस करके उनको भरेंगे? भर सकते हैं। ये इधर आए हैं, ये गए इधर, भरा उसको? नहीं भरा। कैसे भरेंगे? आप खुद सोचो, भर सकते हैं? ये आपके सारे न्यूक्लिया बैठे हों थैलेमस के, ये थैलेमस जब यहां से देगा तो क्या ऐसे देगा कि अपोजिट साइड को, या सेम साइड को देगा? सेम साइड को। वो पहले से क्रॉस होके आए हैं, क्योंकि थैलेमस अपने सेरिब्रम का नौकर है, ये हमारे बाप का नौकर नहीं है, ये हमारे उस अपने सेरिब्रम का नौकर है। इसलिए ये नहीं करेगा कि मैं क्रॉस करके, मेरा बॉस इधर बैठा हुआ है, मेरा बॉस मेरे सर पे खड़ा है, इसलिए क्रॉस होके तुम आ जाओ मेरे पास, मैं क्रॉस नहीं करवाऊंगा, तो मैं क्रॉस नहीं कराऊंगा, मेरे ऊपर क्रॉस होके आओ। तो आपने कि सारे ट्रैक्स आपको ये, वरना अगर इसको क्रॉस कराना था तो फिर क्या जरूरत थी आपके डार्सल कॉलम ट्रैक्स के लिए? आपको न्यूक्लियर को सीधा निकल आते, थैलेमस में सेम साइड चले जाते, थैलेमस क्रॉस करा देगा ना उसको? कभी नहीं कराएगा। थैलेमस के जो प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं वो हमेशा एप्सिलेटरल ही जाएंगे, फाइबर खुद कंट्रालेटरल होंगे। तो इसका मकसद है फाइबर क्रॉस होने के साथ क्रॉस कहीं और होते होंगे ना, यकीन। कोई उसी जगह क्रॉस होते हैं, एक दो सेगमेंट ऊपर, कोई तो सीधा शूट अप कर जाते हैं और जाके मिडिल ऑब्लांगेट के आधे तक क्रॉस होते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। ये फाइबर्स इस तरीके से। लेकिन ये जो प्रोजेक्शन फाइबर्स आपको बताए गए हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि 20% होंगे, ये जो मैं लेके गया हूं ये 10% है। तो आप बोल रहे हो बाकी 10% प्रोजेक्शन वो किधर गए, कहां गए? क्या ये सिर्फ जाएंगे ही कि आएंगे भी? ये तुम तो लेके गए हो, सबने रिपोर्ट किया थैलेमस को, तुम थैलेमस से ऊपर जाके तुमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वेरियस एरियाज को इन्फॉर्म किया। क्या यही खेल चलता रहेगा कि उधर से वो बॉस निकलेगा भी सही? वो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सेल बॉडियां बैठी हुई हैं उनके एग्जाम से नीचे नहीं आएंगे क्या? तो जो प्रोजेक्शन गए हैं ऐसे, उनके साथ एक और रास्ता आएगा। भाई रास्ते दो होते हैं ना, एक आने वाला एक जाने वाला। तो क्या सिर्फ ये गए फाइबर ये हैं, बस इन्हीं को बोल दूं प्रोजेक्शन? क्या 10% फाइबर अपोजिट में भी होंगे? वो आने वाले फाइबर्स होंगे। ये प्रोजेक्शन फाइबर्स का अगला हिस्सा। तो मिला के दोनों को कहेंगे। वो सेंसरी वाले गए थे, अब मोटर वाले आ रहे हैं। ये मोटर वाले कहां तक रुकेंगे? सेंसरी वालों को जब उठाया था तो कहां से कहां तक गए थे? थैलेमस से लेके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। अब जो आने वाले फाइबर वो कहां से कहां तक होंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से थैलेमस तक। कभी ऐसे हो सकता है बॉस जो है जब वो बाहर निकलता है तो क्या अपने पटेवाले से पूछ के जाता है क्या? लेकिन अगर उसके लिए कोई गेस्ट आता है तो उसके पटेवाले से पूछता है। किंग अगर बाहर निकलेगा तो अपने दरबान से पूछेगा कि मैं जाऊं थोड़ा चक्कर लगा के आऊं। वो किंग जब ऊपर से ऑर्डर निकलेगा तो वो दरबान को देखेगा भी नहीं। इसका मकसद ये हो गया कि जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से डिसेंडिंग पाथवे निकलेगा, जब देखो मैं इसलिए मैंने कहा डिसेंडिंग और असेंडिंग पाथवे को फिलहाल ना करो तो अच्छा है। ये मैं पहली दफ़ा करा रहा हूँ। मेरा जितने भी बुक्स हैं ना सारी, वो सारी ऐसे ही हैं, ब्रेन स्टेम, उसके बाद फलां। आप आगे से पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। चीज़ें जाए ना, एक जब एंड हो जाए तो सारी चीज़ें की हुई हों। और मेरा ख्याल है ये बेटर है। आगे से जो मैं अभी मैनुअल बनाऊंगा ना वो हम इसी तरीके से करेंगे। तो जहाँ पर ये वो सीधा निकल आएगा। माना इसका मकसद है कि ये यहाँ रिले होके इधर गए, अब जो वो यहाँ हैं वो साइड से चलते हुए चले जाएंगे कहाँ? वो इसको में रिले नहीं करेंगे। तो आपको पता है कार्टिको स्पाइनल फाइबर कहाँ रिले करते हैं? वो सीधा जाके स्पाइनल कार्ड में रिले करते हैं, रास्ते में कहीं रिले नहीं करते। आपने देखा था कभी था उसका रास्ते में उसने कहीं रिले कर दिया हो? नहीं। तो जब रिले ही नहीं करेगा तो थैलेमस में उसको घुसने की क्या जरूरत है? वो व्हाइट मैटर में बाहर से ऐसे करते करते कहाँ जाएंगे? सेरिब्रम। कहाँ? वहां से गुजर के किधर मिड ब्रेन में। कहां पर? किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, बाहर से किधर? क्रस सेरिब्रम में। और इससे आगे कहां? पोन्स के बीचों बीच। और उसके बाद तो आखिर में क्रॉस। ये सिलसिला है। तो ये भी कहलाते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। तो आप कह सकते हो द प्रोजेक्शन फाइबर्स आर दोज फाइबर्स व्हिच आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग फ्रॉम थैलेमस ऑनवर्ड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर बैक फ्रॉम देयर। यानी यूं समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली वो ब्रेन स्टेम को और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट कर रहे हैं सेरिब्रम के साथ वाया थैलेमस, या कनेक्ट कर रहे हैं सेरिब्रम को ब्रेन स्टेम स्पाइनल कार्ड के साथ विदाउट इवन रिलेइंग इनटू द थैलेमस।
यही कर सकते हैं ना आप। तो इन व्हाइट मैटर के इन बंडलों को, आने जाने वालों दोनों को मिला के कहते हैं हम प्रोजेक्शन फाइबर्स। ये सेकंड टाइप ऑफ फाइबर्स हैं जो आपको बना के दे रहे हैं व्हाइट मैटर का ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट, जिसका अभी 20% पॉपुलेशन अभी बाकी है। कम्युनिकेटिंग, अगर ये भी कम्युनिकेटिंग थे, ये कोई ऐसे थे क्या? ये भी तो किसी न किसी को कम्युनिकेट ही करा रहे हैं ना, उधर की चुगलियाँ उधर, उधर की चुगलियाँ, ये भी तो यही हैं। और ये क्या, अब आ रहे हैं तीसरे किस्म के फाइबर्स आपसे। ये अब तीसरे किस्म, अब ये तो जाहिर है तीसरा और आखिरी किस्म है। इसका मकसद है कि ये तो भरेगा इनको, जाहिर है इसको तो भरना चाहिए, ये भी नहीं भरेगा तो फिर कैसे कैसे काम होगा हमारा। अब तीसरे किस्म के फाइबर देखो क्या है। ये आपके जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, अभी तक इन्होंने कोई बात की आपस में, ये लोब ये फलां, इसने बात की ऊपर से मिड ब्रेन को ब्रेन स्टेम के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ सेम साइड, ये वो आगे चल के क्रॉस किया तो अपोजिट साइड पे करेगा, लेकिन खुद में एक दूसरे से बात ही नहीं की। अगर एक दूसरे से बात नहीं की तो अब बारी आ रही है एक दूसरे से बात करने की। अब इन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन, अब दोनों की कम्युनिकेशन क्या होगी? आपको ये 4 लोब्स मिले हैं, 4 इधर भी है। इन चारों में आप देखोगे कि आपके पास से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जब फ्रंटल है तो उसमें आप कोई सैकड़ों पॉइंट्स ले सकते हो। ये टुकड़ा आप देखें यहां से, अगर ये आप इधर देखें तो आप देखें ये पॉइंट, इधर भी न्यूरॉन्स बैठे होंगे, ये पॉइंट आइडेंटिकल है, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, इधर इधर आपको तो फ्रंटल में सैकड़ों पॉइंट मिल जाएंगे। इसी पैराइटल में भी सैकड़ों पॉइंट, हजारों, बल्कि सैकड़ों क्या, और इसी टेम्पोरल में भी, नीचे भी, इधर भी आपको हजारों पॉइंट्स इस तरफ भी मिलेंगी, बल्कि लाखों, और इतनी लाखों इधर भी। अब हर एक पॉइंट जो एक साइड की होती है दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती है, और रेसिप्रोकली दूसरे वाली पहले के साथ, लेफ्ट वाली राइट के साथ, मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिकल पॉइंट्स, लेकिन अनआइडेंटिकल भी हो सकती है। तो अगर मैं यहां से उठाऊं टेम्पोरल से और इस टेम्पोरल के आइडेंटिकल पॉइंट के साथ ज्वाइन करवाऊं तो ऐसे करवाऊंगा, तो ये वाला इसका रेसिप्रोकेट करेगा उसको। ऐसे फाइबर्स यहां पर खुद सोचो, ये तो मिडलाइन क्रॉस करेंगे ही। अगर उन्होंने ऐसे मिडलाइन क्रॉस की एक फाइबर, ऐसे लाखों फाइबर उन्होंने मिडलाइन क्रॉस की, तो इसकी छत बन जाएगी कि नहीं? सुपीरियर वॉल बन गई कि नहीं? और अगर इस तरीके से ये फाइबर इस फाइबर को ऊपर से नहीं, ये आगे से ऐसे हो जाएं लाइक दिस, या ऐसे आगे से हो जाएं, तो इंटीरियर वॉल भी बन सकती है, और ऐसा पीछे से जाएं तो पोस्टीरियर वॉल बचेगी। ऐसे फाइबर्स जो ऑलमोस्ट कोई 20% से भी ज्यादा आपके व्हाइट मैटर की कंपोजिशन करते हैं, इन फाइबर्स का नाम होता है द कमिजरल फाइबर्स। कमिजर, जिसका आदि कमिजरल फाइबर्स, तो उनको कहते हैं कमिजरल फाइबर्स। और जब ये क्रॉस करते होंगे ऐसे, तो वो जो मिडलाइन होगी वहां थिकनिंग होगी कि नहीं? ये खुद देखें, 2 फिंगर्स में क्रॉस कर रहा हूं, जहां फिंगर क्रॉस हो रही है उस जगह पे मैं ऐसे हाथ डालूं तो उस जगह से थिकनिंग होगी कि नहीं? उसको मैं अगर ऐसे सजाइडल सेक्शन से काटूं तो उस जगह मुझे थिकनिंग होगी, नोड्यूलर कुछ फीलिंग होगी कि नहीं हुई? ऐसी चीजों को बोलते हैं कमिजर। और जब कट करके मैं सीधा देखूं तो क्या सीधा होगा कि फाइबर वैसे फैले हुए होंगे, उन्हीं के तो क्रॉसिंग से बनते हैं, तो उन फाइबर्स का नाम होता है कमिजरल फाइबर्स, उस बॉडी का नाम होता है कमिजर। ये समझ गए? ये ऑलमोस्ट है, ऐसे में ऐसे अंदाजा लगा रहा हूं, 20% के करीब होंगे, या शायद ये 30 हो, प्रोजेक्शन मिला के शायद 10 हो, प्रोजेक्शन इतने नहीं होते, तो ये चलो इसको 30 कर लेते हैं, चलो प्रोजेक्शन को 10 कर लेते हैं, 5, लेकिन एसोसिएशन ज़्यादा होते हैं। एसोसिएशन में अपर एसोसिएशन, मिडिल, लोअर, शॉर्ट, लॉन्ग, वर्टिकल, ऐसे उल्टे पुल्टे, ये आर्च लाइक फलां ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको उसमें से एक आध अच्छा खासा करना है यार। लेकिन आइडिया तो हो ना भाई, यहाँ की सिग्नल ऐसे कहाँ पहुँचेंगे, ज़ाहिर एसोसिएशन से पहुँचेंगे ना। अब ये सारी चीज़ें तो आपने यहाँ पे देखी, और बहुत सारी एरियाज है आपके, आप देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप देखें, आप पढ़ते हैं एक वर्ड है ना, जैसे आप पढ़ते हैं, ये बुक है आप पढ़ रहे हैं, पढ़ तब रहे हैं जब देख रहे हैं, लेकिन सब जो देखते हैं सब तो नहीं पढ़ते। मैं अगर किसान के आगे ये किताब रख दूं, क्या वो देख नहीं रहा है? फिर वो जो आपने ये लिखा हुआ है वो पढ़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है यहाँ पर, उसकी लर्निंग ही नहीं है। ब्रेन तो कोरा होता है ना, ये तो जाओ जो आपको सिखाओगे उसी हिसाब से। तो वो
जो उसने देखा वो ज़्यादा सीखा हुआ होगा तो पढ़ेगा। आप भले 49 लैंग्वेजेस जानते हो, लेकिन अगर आप चाइनीज़ नहीं जानते तो ब्रेन आपको बोनस में चाइनीज़ सिखा नहीं देगा खुद कि चलो यार 49 लैंग्वेजेस इसको आती हैं, काफ़ी मेहनत की है इसने, चलो ये भी पढ़ ले, चलो ठीक है। पढ़ सकते हैं आप, कभी नहीं पढ़ेंगे, भले 149 क्या 1,49 लैंग्वेज आ रही होगी, चाइनीज़ नहीं आ रही तो चाइनीज़ नहीं आएगी आप। तो आप देखें कि आपके जो टच की एरिया है, मैंने हाथ में पकड़ा है ऐसे, चलो यहां पकड़ा, ये वाली जो टच है मुझे इस तरीके से मैं थोड़ा देखूंगा, ये पेन की तरफ देख नहीं रहा हूं मैं, मुझे फील हो रहा है ऐसे, फील होके ये सिग्नल किधर गया होगा, लेफ्ट पे कि राइट पे? ये मेरा लेफ्ट है, ये टच वाला कहां गया होगा? लेफ्ट पे, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट पे क्या होगा? ये मेरा राइट पे गया है। टच की तो राइट पे मुझे सेंस मिल गई है, लेकिन जो मैं टच कर रहा हूं उसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये टेक्सचर कैसा है, क्या है, ये सारा सिलसिला जो है मेरा, ये मेरा लेफ्ट पर है। तो मेरी टच तो इधर पहुंची है, लेकिन मैं क्या डिसाइड करूं, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे हाथ में क्या है? जिसका मकसद है कि ये सिग्नल किसी तरीके से अपोजिट साइड जाएंगे कि नहीं, अपोजिट साइड जाएंगे, उसको नॉक करेंगे कि ये क्या पकड़ा है, मुझे बताओ नाम क्या है इसका। चलो नाम तो बताया, और नाम मुझे कैसे बताएंगे आप? वो जाएगी किसी मोटर के एरिया में, और जो आप टंगे इस तरीके से मूव करेंगे तो मुझे बोलेंगे कि ये पेन पकड़ा हुआ है मैंने। इसका मकसद है कि ये सिर्फ टच तक मामला नहीं रुका है, ये क्रॉस करके आया है किसी ऐसी एरिया में जो नेमिंग एरिया है और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने वाली एरिया है, और इसको आइडेंटिफाई नहीं करना, नाम भी बताना है इसका। ये आपको आपका दिमाग में आ रहा है कि ये इस तरीके से कोई चीज़, या इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेन, ये नॉमिनल एरिया कहलाती है, द एरिया ऑफ नेमिंग द वर्ड्स, नेमिंग द ऑब्जेक्ट्स, एरिया ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी लोग देख लेते हैं, आइडिया हो जाता है पेन जैसी कोई चीज़, पेन वर्ड जबान पे नहीं आता उनके, लोगों को देख लेते हैं, पता है कि मेरा भाई है यार, क्या नाम क्या है इसका, क्या सोचते हैं ना इस तरह। ये है नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, नेमिंग, आइडेंटिफाइंग द फिगर्स, आइडेंटिफाइंग द फेसेस एंड नेमिंग देम। तो ये चीजें अलग अलग जगहों पे होती हैं। ये विजन तो तुमने कर दी, उसका नाम भी तो बताओ। तुम्हें अंदर लग रहा है कि मेरी बहन है ये, कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ये करते हैं ना उमन बूढ़े, या जो जिनको याद नहीं आता है, ये उनकी वो एरिया अफेक्टेड होती है जो नेम रिकॉल नहीं कर सकती, उनको आइडिया होता है कि ये कौन है अंदर से। तो ये कहलाते हैं क्या? कमिजरल फाइबर्स। तो कमिजरल फाइबर्स आगे से गुजरते हैं। अब इनमें एक कमिजरल फाइबर है, कमिजरल फाइबर का बंडल है, बड़ा पुराना, वो जब सेरिब्रम था ही नहीं, सेरिब्रम की छोटी सी एरियाज थी, टेम्पोरल वाले एरियाज में छोटी सी, वहाँ से स्मेल के शायद पहुँचते थे सिग्नल्स, क्योंकि स्मेल बहुत पुराने सेरिब्रम में जाता है। तो जब वो स्मेल को पहुँचते थे तो ये दो साइड से जो स्मेल होती थी ये आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहती है, तो कैसे करेगी? कमिजरल फाइबर से। तो ये जो टेम्पोरल लोब के अंदर जो आपकी एरिया होती है, ये दूसरे टेम्पोरल लोब के साथ जैसे ज्वाइन करने के लिए जाएगी तो ऊपर से नहीं जाती, यहां से जाती है। कहां से? ये जो तुमने खाली छोड़ा हुआ है इंटीरियर वॉल, उसके हाईएस्ट पॉइंट से, यहां से सिर्फ ये जाएगी कि दूसरी भी आएगी? तो जब ऐसे जाएगी तो उस जगह पर कोई नोड्यूल क्रिएट होगा कि नहीं? इंटीरियर वॉल का 10% मुबारक हो के बन चुका है। किसकी वजह से? कमिजर की वजह से। तो वो जो कमिजरल फाइबर्स का बंडल इस जगह पे थिकनिंग देगा, जब कट लगाएंगे आप तो उसका नाम पड़ जाएगा एंटीरियर कमिजर। देखें आप उसको इस डायग्राम में, तो यू विल कॉल इट व्हाट? एंटीरियर कमिजर। आप देखें ये वाल भरते हुए जा रहे हैं, आप ये इंटीरियर वाल भर रहे हैं आप। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंटीरियर कमिजर। ये देखें आप, दिस इज एंटीरियर कमिजर। ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर देख रहे हैं आप। ये पहले मैं आपको बताऊं कि ये डायग्राम है क्या, उसके बाद ही आप इसको समझेंगे। ये हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सजाइडल सेक्शन काटा है, ऐसे ऐसे किया है अलग। ये क्या किया होगा हमने? डायनसेफ्लॉन कैसे कटा होगा? आधा आधा हो गया बीच में से। और इस वक्त हम क्योंकि राइट सेरिब्रम देख रहे हैं, इसलिए आपको पूरा डायनसेफ्लॉन कि आधा डायनसेफ्लॉन, तो थर्ड वेंट्रिकल खुल गया कि नहीं? थर्ड वेंट्रिकल खुल गया। और यहां ऐसे हमने इसको रखा है, ये ग्रीन से लेके ये पूरा एरिया, ये नीचे तक, ये पूरा जितना देख रहे हो, ये है आपका डायनसेफ्लॉन का आधा। और ये भी कौन सा सरफेस देख रहे हैं इसका? मीडियल सरफेस।
और आप अंदर अगर हैं तो ये डायनसेफ्लॉन का तो मीडियल सरफेस है, लेकिन थर्ड वेंट्रिकल का तो लेटरल बाउंड्री है ना। इसका मकसद यह है कि डायनसेफ्लॉन को पढ़ने का मतलब यह है कि सीधा सीधा थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्रीज पढ़ लो। इस कमरे को देखना है तो इसकी वॉल्स पढ़ लो। क्या पूरा कमरा पढ़ नहीं लिया आपने? इट्स सपोज्ड टू हैव बीन डन और नॉट? यस और नो? यस, नो। रीजन, क्योंकि कमरे का सिर्फ आपने अंदर अंदर का देखा है। जब वो कमरा खड़ा होगा तो क्या सिर्फ अंदर अंदर से होता है कि बाहर बाहर से भी होता है? तो इसका मकसद ये हुआ कि डायनसेफ्लॉन का जो मीडियल सरफेस है वो थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल बाउंड्री तो बना रहा है, लेकिन इसका जो लेटरल सरफेस होगा उसका कोई थर्ड वेंट्रिकल के साथ कोई वास्ता होगा क्या? उसका वास्ता बाहर सेरिब्रम के व्हाइट मैटर के साथ होगा। वो कैसे नहीं पढ़ेंगे आप? रूम के अंदर अंदर तो पढ़ते हैं, लेकिन रूम के बाहर भी तो वाल है ना। क्या वो इसकी नहीं है क्या? वो भी यही वाल है, लेकिन वो बाहर की वाल किसके साथ रिलेट होगी? रूम के साथ कि उधर ओपन एयर किसी कॉरिडोर के साथ? तो इसका मकसद ये हो गया कि थर्ड वेंट्रिकल पहले पढ़ तो लो, आधे से ज्यादा तो डायनसेफ्लॉन वैसे ही हो जाएगा, बाद में जब बाहर चलेंगे तो बाकी बाहर की चीजें भी देख लेंगे। तो इसका मकसद ये हो गया कि डायनसेफ्लॉन को पढ़ना है तो पहले थर्ड वेंट्रिकल पढ़ो, और थर्ड वेंट्रिकल की वाल्स तो कुछ देख ही ली आपने, और इन वाल्स के आगे जो जगह नहीं देखी है उस जगह को भरो, उस जगह को भरें। चलो उस जगह को बाद में भरते हैं थोड़ा, लेकिन तुम जब वाल देखते हो ऐसे, तो वाल्स के पास जब ऐसे दो तरफ से देखोगे तो वो होंगी थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वाल्स, लेकिन डायनसेफ्लॉन की मीडियल सरफेसेस। और उस मीडियल सरफेस को तुम कैसे देख सकते हो? सजाइडल काटो, ऐसे देखो तो मीडियल सरफेस, और मीडियल सरफेस पे तुम एक कर्व देखोगे ऐसे, जो इस मीडियल सरफेस पर डायनसेफ्लॉन को दो हिस्सों में बांट देगी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर है वो एपिथेलेमस, जो ऊपर है वो थैलेमस, जो नीचे है वो हाइपोथैलेमस, और वो जो सल्कस क्रिएट होगी वो होगी हाइपोथैलेमिक सल्कस। देखें आप ये आपने ऐसे देखा है लाइक दिस। अब देखिए इसमें कोई आपको, मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ ये सेम है। ये अब ये जो आपने देखा है ये पूरा, उसमें ये ब्लैक कलर की देख रहे हैं आप, दिस वन, जिसकी वजह से ये हिस्सा और ये हिस्सा दो टुकड़ों में बढ़ गए, इसका नाम है हाइपोथैलेमिक सल्कस। और जो ऊपर ये देख रहे हो इसका नाम है थैलेमस, और जो नीचे है वो हाइपोथैलेमस। ये पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस है, और इस हाइपोथैलेमस के इंफीरियर सरफेस से जो हैंग कर रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ गए? इसका मकसद ये हो गया कि ये आप मीडियल वाल, यानी आप लेटरल वाल्स ऑफ थर्ड वेंट्रिकल कौन बना रहा है सिमेट्रिकली? थैलेमस, हाइपोथैलेमस सेपरेटेड बाय हाइपोथैलेमिक सल्कस। और जो चौथी चीज है वो ये है कि अगर इसमें सीएसएफ जमा हो जाए और हो जाए और हो जाए तो ये तो वाइड हो जाएगा ऐसे, लेकिन हमें वाइड नहीं रखना है, क्योंकि यहां हमें सीएसएफ जमा नहीं करना है, ये कहीं वाइड ना हो जाए। नेचर ने यहां पर एक स्टाक दी हुई है ऐसे, जो दोनों वाल्स को जोड़े हुए है। ये दो वाल्स एक दूसरे से अपार्ट जा नहीं पाएंगे। यानी यूं समझ लो कि जैसे ये है, आप यूं समझ लो कि ये ऐसे, ये पेन को भूल जाओ, ये ऑब्जेक्ट सब। अब इसमें पानी जमा भी हो गया तो क्या ये वाल दूर हो पाएंगी क्या? इसको हम कहते हैं इंटरथैलेमिक एडिशन। इसका दी इंटरथैलेमिक एडिशन। वो ये है, ये गोल जो आप देख रहे हो, आपसे ये गोल तो ऐसे डिप्रेशन नहीं है, निकला हुआ है ऐसे थोड़ा, यानी आप उसको हाफ हाफ करोगे अगर ऐसे तो, और ऐसा दूसरी तरफ से भी टुकड़ा। ये आपको पेपर में ऐसे नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, और उस दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। क्या ये अलग अलग होते हैं कि कनेक्टेड होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं ऐसे, एक क्रॉस कनेक्टेड हो गए तो दो वाल्स दूर जा पाएंगी क्या? जो ना नहीं जा पाएंगी, तो जितना सीएसएफ आएगा उससे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर होगा तो क्या उसको वहां रुकने देगा क्या? नहीं, उसको धकेल देगा पीछे की तरफ सेरिब्रल कोडक्ट में, वरना ऐसे जमा हो जाता वहां पर। इसको इंटरथैलेमिक एडिशन कहते हैं। ये चार चीजें आप यहां पर देख लो, ये बन गई आपकी लेटरल वाल्स। तो जो इंफीरियर वाल है ऐसे, वो किसने बनाई होगी? हाइपोथैलेमस ने। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, लेकिन मैंने बताया कि इनको भी तो भरना है ना आपको।
इसके से सबसे जो इंटीरियर वाल भरनी है कि नहीं भरनी है, जो बनी नहीं है अभी, तो इस इंटीरियर वाल को अभी भरा किससे था आपने? कमीजर। और वो कमीजर है ये ब्लैक कलर का, ये देख रहे हैं, दिस कमीजर इज कॉल्ड इंटीरियर कमीजर। ये कट में ऐसे आया है, जब ऊपर से देखेंगे इंटैक्ट में तो क्या सिर्फ ये होगा कि ये फाइबर्स की कलेक्शन इससे इमर्ज हो रही होगी, क्रॉस हो रही होगी, यहां पे कट लगाया तो नोड्यूल आ गया ऐसे, ये इंटीरियर कमीजर है। तो क्या क्या कहां क्या क्रॉस करते हैं? टेम्पोरल लोब के फाइबर्स, खास तौर पे मोस्टली ये स्मेल के फाइबर्स से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे साइड के स्मेल को यहां की, ताकि कोऑर्डिनेट हो जाए दोनों, फिर इसकी समेशन हो जाएगी। फिर ये इंटीरियर कमीजर है। इंटीरियर कमीजर ने वो जो खाली जगह थी आपकी इंटीरियर वाल जो भरी नहीं थी, उसका सिर्फ 10% भरा है इसने। इसका बीच का 80% भरेगी एक प्लेट, जो इस वक्त यहां पर आपको ब्लैक कलर की यहां नजर आ रही है। तो इसका नाम अभी हमने क्या डाला? इंटीरियर कमीजर। और जो अब आप यहां पे देख रहे हैं, ये देखिए ये लाइन, ये क्या लाइन है क्या प्लेट है? इस वक्त यहां पे कट में आपको क्या नजर आ रही है? लाइन, लेकिन है ऐसे वाइडर प्लेट। ऐसे देखेंगे तो लाइन, 3D में देखेंगे प्लेट। इस प्लेट का नाम है लेमिना टर्मिनलिस, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बताऊंगा। जिसका दी लेमिना टर्मिनलिस, इसको लेमिना टर्मिनलिस कहते हैं। इसने बीच का 80% हिस्सा भर दिया, 10% अभी भरा है आपने, तो ऑलमोस्ट आपने 90% इंटीरियर वाल तो भर दी, 10% रही हुई है अभी। अब उसको भरना है, उस 10% को तो भरना ही है, लेकिन जैसे ही आपने इंफीरियर वाल बनाई थी तो किसके ज्वाइन होने से? दो साइड का हाइपोथैलेमस, डायंसेफ्लॉन, लेकिन कौन सा ऐसा? लेकिन अब देखो, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाओ, ऐसे, क्या इंफीरियर वाल पूरी भर जाती है कि जो लिटिल फिंगर है आपकी, उसकी वजह से 10% नहीं भर पाती है? खुद देखें, 10% ये नहीं भर, 10% इसका खाली पड़ा हुआ है, 10% उसका भी खाली पड़ा हुआ है। एडजस्टेंट है कि नहीं? किसका 10%? इंटीरियर वाल का। और उसके साथ ही किसका 10% कंटिन्यूसली? इंफीरियर वाल या फ्लोर का। इन दोनों को आप एक ही तीर से दो शिकार करो, और यहां पर मिड लाइन में क्रॉसिंग करवाओ कोई ऐसी कि ये दोनों ही 10-10% भर जाए एक ही चोट से। तो फाइबर कैसे चाहिए? एसोसिएशन के कमीजरल, क्योंकि आप बहुत नीचे हैं तो फिर आप चलो कमीजरल कर लेते हैं, लेकिन ये वो कमीजरल फाइबर्स हैं जो इतना नीचे हैं कि इवन सरफेस में नजर आते हैं, अंडर सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। भले वो कमीजरल हों, लेकिन कमीजरल फाइबर क्या सेरिब्रम में नजर आते हैं क्या आपको? काटे बगैर नहीं, ये फाइबर काटे बगैर नजर आते हैं आपको। बेसिकली फाइबर ये भी कमीजरल ही हैं, लेकिन ये आपको नीचे से नजर आते हैं और ऐसे हैंग कर रहे होते हैं। ऐसे हैंग तो नहीं करेंगे, सीधे ही होते हैं, एक साइड से भी आते हैं, दूसरे साइड से भी आते हैं, क्रॉस भी करते हैं। सारे नहीं करते क्रॉस, उसके आधे फाइबर क्रॉस करते हैं। तो ये जो फाइबर आते हैं, बजाते खुद भली उनको तुम कमीजरल फाइबर कहो, लेकिन क्योंकि वो नजर आते हैं ऐसे, तो तुम उनका नाम डाल देते हो नर्व्स, क्योंकि जिन्होंने ब्रेन को छोड़ा हुआ है। अब तुम उसको कमीजरल फाइबर्स कैसे कहोगे? कहोगे क्या? या जिसने ब्रेन को छोड़ा हुआ है ऐसे आपको फील हो रहे हैं ये फाइबर, तो क्या इनका नाम नर्व नहीं होगा? ये आपकी दूसरी क्रेनियल नर्व है, इसी का नाम ऑप्टिक नर्व है। तो इसका मकसद है कि अंडर सरफेस पे ऑप्टिक नर्व इधर से भी आई, इधर से भी आई, और जब ये आती है तो नेजल फाइबर क्रॉस करते हैं कि नहीं? एक तरह से मेरे लिए तो ये भी कमीजरल ही हो गए। वैसे आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व को तो नर्व माना गया है बड़ी मुश्किल के साथ, ये बेसिकली ब्रेन की एक्सटेंशन है, उन्हीं के तो फाइबर्स हैं ये, लेकिन क्योंकि वो अंदर नहीं है, बाहर है, तो उनका नर्व नाम रखा गया है। और जो नर्व नाम रखा गया है, तो नीचे से उसके नेजल फाइबर्स क्रॉस करेंगे कि नहीं? तो मिड लाइन पर अगर क्रॉस करें, और बहुत ज्यादा जो क्रॉस करें, तो नोड्यूल छोटा कि बड़ा, तो उसका नाम होगा ऑप्टिक कियाज्मा। और अगर इसको ऑप्टिक कियाज्मा को मैं यहां रखूं, तो क्या मेरा सिर्फ इंटीरियर 10% ऑफ द इंफीरियर वाल या फ्लोर भरेगा, कि साथ में इंटीरियर वाल का लोअर 10% भी भरेगा? देख लो, ये नोड्यूल देख रहे हो इतना,
ये कट में आपको ऐसा नजर आ रहा है, वरना ये ऐसे होगा जब नीचे से देखोगे तो ये नेजल की क्रॉसिंग, लेकिन टेम्पोरल सेम साइड पे। तो ये जो जगह होगी यहाँ पर, जो ये है कट सेक्शन में, यानी सजाइडल सेक्शन में, जैसे ये है तो ये नोड्यूल जैसा बन जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नेजल फाइबर्स ऑफ द टू ऑप्टिक नर्व्स दे आर क्रॉसिंग, एंड व्हेन दे आर क्रॉसिंग दे आर फॉर्मिंग नाउ द लोअर 10% पोर्शन ऑफ द इंटीरियर वॉल। इंटीरियर वॉल आपके 100% फिल हो गई है, और साथ में वो जो मैंने नहीं बताया था कि इंफीरियर वॉल बन गई है, वो 10% नहीं बनी थी, चलो अब बता रहा हूं कि वो भी फिल हो गई है। तो ये दोनों फिलअप हो गई। अब बाकी क्या रहा? बाकी ये जो इंफीरियर वॉल आपने देखी, इंफीरियर वॉल माना फ्लोर, तो फ्लोर पे नजर डालें। अगर फ्लोर पे आप ऐसे देखेंगे तो इसका मकसद है कि फ्लोर को जब काउंट करोगे तो अब फ्लोर का आगे का 10% किसने बनाया? ऑप्टिक कियाज़मा ने। थोड़ा जब पीछे आओगे तो वो जो अंडर सरफेस होगा, हाइपोथैलेमस वाला एरिया ही, ये हाइपोथैलेमस का एरिया, ये ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे चले जाओगे और इस तरीके से ये ऐसे ही जाएगा, यहां से हैंग करेगा ऐसे, जैसे ना आप इस तरीके से ऐसे खींचते हो, और जब ऐसे हैंग करेगा तो नीचे ऐसे बबल बन जाएगा ऐसे। ये जो ऊपर से आया है ये स्टाक है, जिसने पकड़ा है इस फ्रूट को, जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी सेटल हो जाता है, वो आपको नेसोफेरिंक्स, जो आपके फेरिंक्स से आता है, जिसको हम राथकेस पाउच कहते हैं, ये आपको चल के देखेंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं कि एक है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी है जो माउथ से आता है, यानी आपके फेरिंक्स से, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो दरअसल न्यूरोलॉजिकल इन ओरिजिन है, इसलिए उसको न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं। और वो जो ग्लैंड ही है उसको हम यहाँ पे एडिनोहाइपोफिसिस कहते हैं, और दोनों को मिला के कहते हैं हाइपोफिसिस सेरिब्री, सेरिब्रम का हाइपोफिसिस। हालांकि इसका एंटीरियर लोब सेरिब्रम से उसका कोई वास्ता नहीं, न्यूरोलॉजिकली वास्ता इसका है। लेकिन जब आप इसको नीचे ले आओगे, आप देखो इसको अगर नीचे ले आओ, कहां से? हाइपोथैलेमस से। ये इंफीरियर वॉल बना रहे हैं, अगर आप इसको हाइपोथैलेमस ऐसे ले आओ, देखिए ये ऐसे नहीं आएगा जैसे मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ये ऐसे आएगा। शुरू में आपको पता है कि शुरू में कैसे होगा, वाइडर होगा कि नहीं? ये वाइड है कि नहीं है? इस वाइडर, इनिशियल वाइडर पार्ट को हम कहते हैं इन्फंडिबुलम, फनेल्स। फनेल में आप देखा ना, ऊपर से वाइडर होता है, बाद में नोजल बन जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फनेल। इसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। इसका मकसद है कि इंफीरियर वॉल बनाओगे तो क्या होगा? पहले ऑप्टिक कियाज़मा, और ये जो आप वाइडर देख रहे हो ये क्या है? इन्फंडिबुलम। ये देखिए वाइडर है कि नहीं? बाद में ये स्टाक बन गई है। तो इन्फंडिबुलम इज कंटिन्यूअस विद द पिट्यूटरी स्टाक, दैट इज हैंगिंग, दैट इज सस्पेंडिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप इंफीरियर वॉल बना रहे हो तो कौन कौन दे रहा है आपको इंफीरियर वॉल की कंपोजिशन? पहले ऑप्टिक कियाज़मा, फिर इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के बाद आपको एकदम से बल्ज मिलेगा ऐसे ऐसे, ऐसा। इसलिए बल्ज मिल रहा है क्योंकि हाइपोथैलेमस में जहां पर बहुत सारे न्यूक्लिया बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बल्ज मिला है, वरना यह न्यूक्लिया अंदर प्रेशर डालते तो थर्ड वेंट्रिकल और नैरो हो जाता। तो इस एमिनेंस को कहते हैं, वो एक साइड पे होगा कि ऐसा बल्ज दूसरे साइड पे भी होगा, क्योंकि ये दोनों यूनिफॉर्म है तो बल्ज एक सिंगल है। अगर दोनों अलग अलग होते, थोड़ी दूर होते, मिड लाइन से थोड़ा दूर होते, दो बल्जिंग्स होती ना, तो ये बल्जिंग एक है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में हो। तो अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अक्रॉस द बोथ साइड्स ऑफ द मिड लाइन आपको थिकनिंग मिलेगी कि नहीं? इसको बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। इसका दी तो मीडियन एमिनेंस सिर्फ अंदर दबाव डालेगी कि नीचे से भी हैंग कर जाएगी? इस नीचे से हैंगिंग, इस मीडियन एमिनेंस के थिकनिंग को नीचे से हैंग करते हुए इस चीज को बोलते हैं ट्यूबर, और इसका नाम है ट्यूबर सैनेरियम। इसका दी ये जो बल्ज नीचे से जो बल्ज नजर आ रहा है किस चीज का है? ट्यूबर सैनेरियम है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीडियन एमिनेंस को। क्या है यहां पर? बेशुमार न्यूक्लिया। ये वो सारे न्यूक्लिया जो आपने मशहूर सुने हुए हैं कि वो फला बनाता है, ये वो हार्मोन, ये ACTH, ये CRH, ये फलान, ये और बहुत सारे, ये ऑक्सीटोसिन, तो ये सारे हार्मोन्स इन्हीं न्यूरॉन्स की बदौलत है जो हाइपोथैलेमिक। ये बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स नहीं होते, ये बेसिकली हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कुछ बनाता ही नहीं है। ये दरअसल यहां से आते हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। तो जहां पर हमने ये देखा आपका ट्यूबर सैनेरियम, ये आप क्या बना रहे हैं? ये फ्लोर बना रहे हैं आप थर्ड वेंट्रिकल का, और इस तरह से देख रहे हैं इंफीरियर सरफेस ऑफ डायंसेफेलॉन भी। तो ये इधर देखा आपने क्या? ट्यूबर सैनेरियम, ये ट्यूबर सैनेरियम। थोड़ा पीछे आए तो जहां पर जितने न्यूक्लिया थे वो तो थे ही, एक न्यूक्लियस ऐसा है जो इनसे थोड़ा हटके है, उनसे डिटैच हो गया। सिर्फ डिटैच ही नहीं हुआ है, क्या एक साइड पे होगा कि वो दोनों